शी वॉज अ मैरिड वुमन, उसके बावजूद भी शी वॉज डूइंग एंकरिंग। और जबकि हमारी इंडस्ट्री में ना क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता था, एक बार एंकर की शादी हुई उसका काम खत्म, मतलब लाइक उसको काम मिलना मार्केट में बहुत कम हो जाता था। या ऑलवेज देयर वाज अ डिमांड ऑफ अ फ्रेश फेस। लोग फ्रेश फेस को ज्यादा मतलब क्या कहते हैं आपको बुलाने में प्रेफर करते थे कंपैरेटिवली टू experienced one. My family was always, my community majorly जो मेरे family members जो relatives थे, they were always against of this thing. They were never supportive. और वो भी उस टाइम पे being a eldest person in the family, जिसपे एक एक तो elder ऊपर से female। विदेश में रोटी कितने की आती, क्वेश्चन गलत है आपका। विदेश में रोटी कमानी कितनी मुश्किल है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपका। ये हमारे सिस्टम का कहीं ना कहीं एक फेलियर है कि एक बंदे को 20-25 दिन से भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। वो मतलब उसने एजुकेशन की सिस्टम को है, बदलना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को वो बदलना चाहता है, और जबकि जो उसके इंचार्ज है वो उस पर काम नहीं कर। जो एजुकेशन के लिए हुआ था, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इसका इलाज सिर्फ इतना ही है कि एक इंसान पढ़ भूख रही है हड़ताल? तो लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें रोज नई खबर मिलती है कि एक लड़के डर रहे हैं बेचारे शादी के लिए, है ना? हाँ। इतना पढ़ा दिया कि ड्रम्स में लड़के मिल रहे हैं, कोई जाके उसे पहाड़ से धक्का दे रहा है? ये कैसी कैसी वुमेन पावर, कैसी पावर? आज लड़का डर रहा है शादी के लिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का टाइवेक्स की इंटायर टीम के साथ। और अब बारी है आप सबको जोड़ने की आपके अपने पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज हम बात करेंगे शीना खांडेवाल से। शीना खांडेवाल एक ऐसा नाम जिसने अपनी इंडस्ट्री में, यानी कि अपनी मीडिया इंडस्ट्री में, इंडिया में काफी अच्छी पकड़ बनाई। ऐसी पकड़ जिसमें उनका एमबीए भी साथ दे रहा था। एमबीए इसलिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो वो निपुण है ही, साथ साथ उनका जो अपना अस्तित्व है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कहते हैं कि इसी स्टेटस के साथ ऊपर वाला भी उनके साथ था और उनका जो बंधन बना वो जाके बना विदेश में। जी हाँ, अब आगे की जानकारी क्यों ना शीना से खुद ही बात करके ली जाए। स्वागत है आपका हमारे शो में, जहां पर आज हम बात करेंगे कुछ हटके, क्योंकि आपने काफी टाइम एक्सपीरियंस किया आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया भी। तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। हाय अमित, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। बिल्कुल, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपनी छोटी सी इंडस्ट्री में, मीडिया में ही आरजे अमित माथुर यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। सही बात तो है। आपका जो ये विदेशी दौर था, उससे पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तुम तो बहुत सालों से जैसे मुझे जानते हो। मैं पहले तो मतलब क्या कहते हैं पढ़ रही थी, पर एकदम से बीच में इवेंट इंडस्ट्री से भी जुड़ी। धीरे-धीरे अपना एंकरिंग में अपना करियर सेटअप किया, और तुम्हें पता है जैसे काफ़ी सेलिब्रिटी शोज़, मीडिया शोज़, इंटरनेशनल लेवल शोज़, इंटरनेशनल ब्रांड्स को मैं प्रमोट करने लगी। साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, जिसमें मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर मैंने अपना मास्टर्स आगे क कंटिन्यू किया। फिर एक ऐसा स्टेज आया कि मैंने सब कुछ छोड़ के सोचा कि ये एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। मैं आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई, फिर मैंने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको स्विच करके सीधा मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली गई। मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करने लगी। बहुत साल 9-10 साल ऑलमोस्ट मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया। फिर लाइफ में एक और स्टेज आया और फिर एक नया ट्विस्ट आया जिसमें मैं बाहर फॉरेन चली गई और फॉरेन जाके वहीं सेटल हो गई। आज मुझे वहाँ पे 5 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, और ये मेरी जर्नी है। इस जर्नी में बहुत कुछ अप एंड डाउन भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। जैसे कि आप कुछ जानना चाहें तो हम बताएँगे आपको। बिल्कुल ही अप डाउन तो आपने बहुत अच्छी वाली बात करी कि अप डाउन हुए। लेकिन जो आपने बताया कि एक इंडस्ट्री जिसमें इज़िली आपने एंटर किया वो था एजुकेशन सेक्टर। राइट। तो ये एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि आपको तो पढ़ाई एमबीए तक आपने ऑलरेडी कर हाँ। रखी थी। हुँ, तो हुँ। ये एजुकेशन सेक्टर में कैसे एंट्री हुई? मैं एक्चुअली मैनेजमेंट में जॉब करना चाहती थी। एज़ यू नो कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। तो फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आकाश एजुकेशन सर्विसेज़, आकाश इंस्टीट्यूट जो मेडिकल और आईआईटी कोचिंग में है, वहाँ मैंने 3 साढ़े 3 साल काम किया। फिर ओके।
स्लोली ग्रेजुअली मैंने एक और कंपनी में जॉइन किया, इप्सा में एज़ अ सेंटर मैनेजर मैं वहाँ पे हैंडल कर रही थी। फिर उसके बाद आई जॉइन्ड फ्रैंकफिन एविएशन, फिर वहाँ पे आई वाज़ आल्सो वर्किंग एज़ अ असिस्टेंट सेंटर मैनेजर यू कैन से। तो वहाँ पे ये सारे काम करते-कराते फिर एक दौर ऐसा आया कि ज़िंदगी ने फिर करवट बदली, और जब करवट बदली तो वो सीधा दिल्ली से मैं पहुँच गई यूरोप। और फिर वहाँ की जर्नी मेरी अलग हुई, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत मैंने फिर से की। सो ये मेरी जर्नी रही है इन सालों में जब मैं तुम्हारे टच में नहीं थी। ऑब्वियस है, मैं बाहर तो देखता ही नहीं, मैं अपने घर से बाहर नहीं देखता, सिर्फ स्टूडियो, स्टूडियो से घर, सिंपल। लेकिन अब हमारे डायवेक्स के सारे जो देखने वाले हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि अ, जब आप एंकरिंग लाइन में थे और इंडिया में थे, तो प्रोफेशनली कॉर्पोरेट और वेडिंग शोज़ और एज़ अ वुमन लड़की उस वक़्त तो आप बिल्कुल ही शादी भी नहीं हुई थी। अब मैं कहूँगा हाँ, कि वो दौर ऐसा था जब कॉलेज डेज़ में थी मैं। मम्मी ये कहती थी कि बाहर नहीं जाना बेटा, शोज़ नहीं करने। तो कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए अपना प्रोफ़ेशनली चूज़ करके बाहर जाना, एंकरिंग करना और समाज में वो कहते हैं ना मेरी बेटी हो के ऐसा, ये डायलॉग्स जो है उस दौर में था, आज भी है, नो डाउट। हाँ। एक्चुअली अमित, मैं बिलॉन्ग करती हूँ बनिया कम्युनिटी को, ठीक है? हाँ, सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये बात आज खुल के हमारे यहाँ बोली ना कि भई यार बनिया कम्युनिटी। अब बनिया मुझे याद कम्युनिटी है को ये क्यों होता है यार सरदार को सरदार बोलो बुरा नहीं मानता, हाँ, है ना? लेकिन बनिए को ज़रा-सा बोल दो बे बनिए, हाँ। तो उसकी नाक में से पसीना एकदम टपकने लग जाता है, हमारे क्यों? बनियों में क्या एक बात होती है कि हमारे यहाँ ना सब करते हैं व्यापार। व्हिच वी कॉल्ड इट एज़ बिज़नेस। हमारे यहाँ कोई नहीं करता नौकरी, कोई नहीं करता, उस टाइम की बात बता रही हूँ, अब तो वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। तो कोई नौकरी नहीं करता, सब करते हैं व्यापार, पढ़ लिख के सबने करना है बिज़नेस, बिज़नेस। ठीक है? ये माइंडसेट होता है हमारे बनियों का। और इस बीच सच बात तो ये है कि अगर कुछ ऐसा आर्टिस्टिक को मतलब एंकरिंग इंडस्ट्री एक एक मतलब इवेंट आर्ट्स की इंडस्ट्री दुनिया, एक आर्ट की दुनिया है, आपके एक टैलेंट की दुनिया है, बिल्कुल। ठीक है? तो उनकी नज़र में उस चीज़ की कभी रिस्पेक्ट नहीं रही, उनके लिए कभी ये रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं रही, हुँ, शुरू से। तो और बीइंग अ बनिया, और ऑल्दो आई वाज़ लर्निंग एंड हमारी मेरी बहुत अच्छी डिग्री के लिए मैं कंटिन्यू कर रही थी, आई वाज़ स्टडीइंग, बट एक एक इनर टैलेंट होता है ना, एक स्टेज फ़ियर मुझे कभी नहीं था। एंड स्पीकिंग इज़ ऑलवेज़ माय क्वालिटी, ये तुम्हें शुरू से ही तो पता है, ये तुम्हें आपको आती है। तो बहुत इंस्पायर किसने किया कि हाँ यार मैंने इनको देखा था, वो ऐसा करते थे। कब मैं कब ये बताती हूँ, दिमाग में हर कोई एंकरिंग का जो वो चीज़ आया, वो कैसे आया? हर कोई किसी ना किसी को देख के ज़रूर इंस्पायर होता है, हाँ, इंडस्ट्री में। एक एंकर हुआ करती थी बहुत साल पहले, एंकर की कीर्ति करके एक एंकर थी, शायद उसका नाम कीर्ति था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कीर्ति, पूरा सरनेम मुझे याद नहीं है, कीर्ति। तो शी वाज़ अ मैरिड वुमन, उसके बावजूद भी हुँ, शी वाज़ डूइंग एंकरिंग। और जबकि हमारी इंडस्ट्री में ना क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता था, एक बार एंकर की शादी हुई, उसका काम खत्म। मतलब लाइक उसको काम मिलना मार्केट में बहुत कम हो जाता था, या ऑलवेज़ देयर वाज़ अ डिमांड ऑफ अ फ्रेश फेस। लोग फ्रेश फेस को ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, आपको बुलाने में प्रेफ़र करते थे कंपैरेटिवली टू एक्सपीरियंस्ड वन। आज की डेट में इतना अच्छा हो गया है इवेंट इंडस्ट्री कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वालों की वैल्यू है। वैल्यू है। जैसे तुम बैठे हो, मैं बैठी हूँ, आज हम दोनों साथ बैठे हैं, इतने साल बिल्कुल, हो गए हमें बिल्कुल। एंकरिंग करते हुए। एक्सपीरियंस किसी बाज़ार में नहीं मिलता। कहीं पे भी कोई ऐसी दवाई नहीं होती कि आपने वो पिया, आपको एक्सपीरियंस आ गया, आप एआई के मास्टर बन गए या फिर आज जो ज़माना चेंज हो गया है, कई जगह आप वॉइस ओवर्स करते हो, कई जगह आपने बहुत अच्छे-अच्छे एड्स के लिए आवाज़ दी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको किस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करके लगा? मुझे मेरा ऑर्गनाइज़ेशन, अगर तुम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बात नहीं, कर रहे मैं हो, एंकरिंग एंकरिंग इंडस्ट्री में बात इवेंट कर रहे हो? इंडस्ट्री में कौन-सी ऐसी चीज़ लगा कि ऑर्गनाइज़ेशन जिसके साथ बड़ा मज़ा आया काम करने में? मैंने एक स्टोर लॉन्च होस्ट किया था, एंड उसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व थे, और वो सबसे
इंटरनेशनल ब्रांड है वेरोमोडा, जैक एंड जोन्स एंड ओनली। ओके। उसका स्टोर लॉन्च में सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व थे एंड तो दैट पहली बार हुआ वाज़ था कि आपने सेलिब्रिटी पहली बार अपनी आँखों से देखे? हाँ, ये कह सकते हो कि मैंने पहली बार मतलब क्या कहते हैं सेलिब्रिटी शो किया, फिर उसके बाद रानी मुखर्जी की मूवी आई थी अय्या मूवी, वो भी मैंने प्रमोट की रानी मुखर्जी के साथ। मैंने काफ़ी फिर स्लोली ग्रेजुअली वीना मलिक के साथ एक शो किया था। फिर ऐसे मेरे मतलब सेलिब्रिटी इवेंट्स जो हो करते चले गए। बट ये था कि इस जॉब को कभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में कभी एक मतलब एक रिस्पेक्टेबल जॉब की तरह कभी देखा ही नहीं गया। मीडिया इंडस्ट्री में जाना या टीवी लाइन में जाना या मीडिया में आगे आपको मतलब न्यूज़ चैनल पे जाना तो दे माय फैमिली वाज़ ऑलवेज़ माय कम्युनिटी मेजरली जो मेरे फैमिली मेंबर्स जो रिलेटिव्स थे दे वर ऑलवेज़ अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग। दे वर नेवर सपोर्टिव और वो भी उस टाइम पे बीइंग अ एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली जिस पे एक एक तो एल्डर ऊपर से फीमेल इतना बोझ था वो सर पे मेरे कि आपको अपनी फैमिली को आगे लेके जाना होता है, प्रिंसिपल्स को आगे लेके जाना होता है और उस टाइम पे इन सब चीज़ों के साथ क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, आज हम बोल रहे हैं, आज हम फ्रीली एक इंटरव्यू कर रहे हैं साथ में जिसमें मैं मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ आल्सो एंड प्रोफेशनल लाइफ आल्सो या मेरी जर्नी कैसी रही, मैं जो भी बोलूँगी बिल्कुल सत्य, शुद्ध सत्य बोलूँगी सही बात है। अ, जिसमें हो सकता है बहुत अब तो लोगों मुझे को मेरा अब तो इंटरव्यू मुझे देख के मामा कहने वाली भी आ चुकी है, नो बिल्कुल, डाउट, है बिल्कुल ना? मामा है कहने ना? वाली तो भी आ अब गई है। मैं बता दूँ कि शीना एक बच्चे की माँ भी हैं और उसके बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि इंडिया से बाहर के शोज़ वहीं रह के करती हैं और वहाँ की कम्युनिटी को भी हैंडल करती हैं। तो एक बनिया फैमिली और एक फॉरेनर फैमिली जब आप उसमें कंपैरिज़न करके तोलते हो तो कि कैसा लगता है कि जब एक इंडियन इंडस्ट्री में काम करके फैमिली एज़ अ बनिया फैमिली हुँ। आपको कैसा लगा? और एक बाहर जाके काम करके कैसा लगा? यार एक तो हमारी फैमिली में ना जैसे हमारे ताऊ चाचाओं की बात मैं करूँ तो हम लोग हमारा बिज़नेस था हमेशा से जैसे कि किसी का रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है, किसी का किसी चीज़ का बिज़नेस हमेशा हमारा व्यापार रहा है। हम और दादा-परदादाओं के टाइम्स की बात बता रही हूँ, व्यापार हुँ, ही रहा है। माय फादर इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, माय फादर इज़ अ एमए उसके बावजूद भी मेरे दादाजी ने कभी मेरे फादर को भी जॉब नहीं करनी थी, ओके। ठीक है? तो उनका हमेशा से वो माइंडसेट रहा पर हमारी जैसे जो इफ आई टॉक अबाउट माय जनरेशन जैसे मेरे कज़िन्स हो गए तो कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई एमबीए, कोई इंजीनियर है, तो हमारी फैमिली में कोई सीए है, तो सब बड़े क्वालिफाइड प्रोफाइल पे इस हुँ, तरीके से थे। तो एक अलग से बंदी निकल के आई है जो मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहती है, शी वांट्स टू कम इन द टीवी, शी वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट, इट्स नॉट ईज़ी। इट्स जस्ट नॉट ईज़ी कि आप बिल्कुल दुनिया जब भी आप हट के रास्ता चुनते हो ना, तो सबसे पहले लोग आपको मोटिवेट नहीं करते, नीचे खींचते। राइट। मेरे कैमरे में अगर आप देख के बात करेंगे, तो सच जो है आँखों में नज़र आता है और झूठ जो है, वो कहीं न कहीं पब्लिक पकड़ लेती है। सही व्हाट डू यू बात है। थिंक अबाउट एज़ अ एंकर जेन्युइन चीज़ों को समझने में कितना मुश्किल हो जाता है और ऐसे फेक लोग जो मिलते हैं लाइफ़ में, उन्हें समझने में कितनी आसानी हो जाती है? ये तो देखो तजुर्बे से आता है। ये दिस थिंग ऑलवेज़ कम्स बाय एक्सपीरियंस। हुँ। ऐसा नहीं है मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें मैंने फेस नहीं की लाइफ दैट्स में। व्हाई ऐसे इसकी कुछ ऐसे लोग मिले जो जो मतलब कैसे जिन पे गुस्सा आता हो। गुस्सा क्या मतलब मैं कहूँ हर दुनिया में मतलब कि हम लोग कहते हैं रेप्यूटेड जॉब्स पे आप जाओगे, गर्ल्स आर मोर सेफ ये हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है पहली मैं बात वही तो। टॉपिक पे आ रहा था क्योंकि तो घर वाले हमेशा आपको रोकते थे। राइट, जैसा मुझे प्रतीत है कि वो मम्मा सबसे ज़्यादा रोकेंगी, पापा उससे भी ज़्यादा ज़रूर रोकते रोकेंगे थे। और वो जो ताऊ जी हैं वो और ज़्यादा रोकेंगे क्योंकि बनिया कम्युनिटी में जैसा होता है कि बातें बहुत जल्दी बनती है। बातें बहुत जल्दी बन जाती हैं। करेक्ट। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? मेरा एक शो था मिस और उसके और काफ़ी अच्छे लेवल पे शो था और मैं सच बताऊँ मैं अपने रिश्तेदार से कोशिश करती थी छुपा के ही रखती थी। मेरा अलग उस टाइम पे थोड़ा छुपाना आसान इसलिए भी था क्योंकि सोशल मीडिया हमारे टाइम पे 2008 यस 2008 के टाइम पे ना धीरे-धीरे आ रहा था। सोशल मीडिया पूरी तरीके से आया नहीं था, छाया नहीं था मार्केट में, तो छुपाना थोड़ा-सा आसान था। तब हम लोग क्या करते थे हम लोग अपनी प्रोफाइल्स क्लाइंट से शेयर करते थे, तो हमारे लिए चीज़ें मतलब
छुपाना ईज़ी था कि अगर मैं एंकरिंग भी कर रही हूँ, तो रिश्तेदारों से छुपाना आसान था, सारी चीज़ें थी। अब तो सोशल मीडिया का तुम बेनिफिट कह लो या उसका तुम मतलब खराब चीज़ कह लो, क्या है, अब तो आज की डेट में कुछ छुपाना ही इम्पॉसिबल है। मतलब वहाँ पे 1% चांस था जब आप किसी मॉल में एंकरिंग कर रहे हैं, पता चला आपकी बुआ पीछे से आके बोल रही है करेक्ट। कि भई ये क्या है? हाँ, ये क्या है? फिर बुआ को भी हाँ, आपने करेक्ट। समझाना पड़ता है कि आप बुआ मान जाओ, हाँ। पापा को मत क्योंकि बताना। उस टाइम पे ना वो लोग उनका क्या माइंडसेट होता था कि हमारी लड़की किसी से ज़्यादा बोले ना, हम सेफ करके चले अपने बच्चों को, ये है वो। पर आज की डेट में क्या हम ये चीज़ सोच सकते हैं? अगर उस टाइम पे मैं कहती हूँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसने बिल्ड किया? एंकरिंग ने। जब मैं थाउज़ेंड ऑफ पीपल को फेस कर सकती हूँ स्टेज पर और बिना फ़ियर के, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आई हैव अ जेंटल ऑडियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी ओवर देयर, ठीक है? तो मतलब उन्होंने कभी मुझे जज नहीं किया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस कितना आगे बढ़ा। मैं जब कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ में जाती थी ना, तो वो उन वन ऑन वन कन्वर्सेशंस में मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ़ मेरी एंकरिंग की वज़ह से ही आगे बढ़ा है, जो सच है। मुझे किसी चीज़ का फ़ियर नहीं है, किसी भी चीज़ को बोलते हुए मुझे फ़ियर नहीं है। हो सकता है आज इस पॉडकास्ट के बाद बहुत शीना, चीज़ उस वक़्त जब इंडस्ट्री में एज़ अ एंकर आप जाते थे तो एक गर्ल्स का होता है कि एक मेकअप किट भी है साथ में रखनी हुँ, है, हुँ, हुँ, अलग हुँ। से अपनी एक ड्रेस कैरी करनी है हाँ, जो कि वहाँ पहननी है राइट। ना? तो उस वक़्त कॉर्पोरेट सेक्टर में और आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर हाँ, में एक अलग सी डिमांड्स होती है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, शॉर्ट हाँ। कपड़े पहनने हैं। तो ये जो सिलसिला चलता चला आ रहा है पिछले कई दिनों से और अब तो और ज़्यादा वास्ट हो चुका है ये चीज़ कि आप जब भी देखो कभी कभी भी एंकर को देखो तो पता चलता है कि वो उसके कपड़े जो हुँ, हैं हुँ, वो अलग ही अंदाज में होते हैं। तो हुँ। उससे और एक बनिया कम्युनिटी पे क्या घर में से कुछ इसकी बात आई कि आपके पास जब वो कपड़े देखे गए कि पापा ने पूछा ये कपड़े कहाँ से आ गए? तो कपड़े भी छुपा के रखने पड़ते होंगे, अगर काम कपड़े छुपा रहे हैं का तो कपड़े भी छुपाने हाँ, होंगे। बिल्कुल। और एक बात बताऊँ, मैंने ना मैंने हमेशा हर चीज़ को ना बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। अगर मैं अपना पैशन छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मेरा एक स्पेसिफ़िक ये था कि मैंने अगर कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि मैं जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जहाँ पे मुझे अपने आप को ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, व्हाट व्हाट कैन आई से कि मतलब पीपल आर फोकसिंग मोर ऑन माय प्रेज़ेंटेशन इंस्टेड ऑफ माय टॉकिंग माय टैलेंट, तो मैं ऐसे शोज़ को पिक ही नहीं करती थी। मेरा था, आई वाज़ वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है जैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने बहुत मल्टीपल वेडिंग शोज़ किए हैं या एनिवर्सरी इवेंट्स किए हैं, बट ये है मैंने बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्वालिटी इवेंट्स किए हैं वो, जो कि जिन पे जो क्लाइंट्स के साथ मैं पहले इवेंट इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, जिनको पता है कि मेरा काम करने का क्या स्टाइल है, जिनको पता है कि मेरी क्या डिमांड्स है और वो अगर मेरी डिमांड्स फुलफ़िल कर सकते हैं, तभी मैं काम करूँगी, वरना मैं काम नहीं करूँगी। आई वाज़ वेरी क्योंकि क्या होता है कि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन प्रिंसिपल्स पे आज तक चलती आई हूँ और उन्हीं व्हाट प्रिंसिपल्स पे योर आगे एडवाइस टू चलूँगी। द न्यू पीपल्स जो अभी एंकरिंग में नए-नए आ रहे हैं गर्ल्स में खास तौर हुँ, पे, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सेफ्टी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर वैल्यूज़, जो कि मेरा ये चीज़ ये है, काम अगर आप अच्छा कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको काम मिल जाएगा। मैं इतने साल छोड़ के भी वापस आ गई, तो भी मार्केट में इतनी डिमांड है, पीपल आर कॉलिंग, पीपल वांट मी टू कम बैक। मैं पता नहीं कितने-कितने इंटरनेशनल शोज़ कर रही हूँ आज की डेट में। आई एम होस्टिंग मीडिया इवेंट्स, भजन क्लबिंग, पता नहीं नए-नए सेक्टर्स में अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा, अगर आप अपने प्रिंसिपल से चलोगे। वरना आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कुछ हो, तो मिसयूज़ करने के लिए तो लोग बैठे ही बैठे हैं आपका। सो अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये मत सोचिए कि ये चीज़ मेरे से छूट जाएगी तो आगे मुझे नहीं मिलेगी। ईश्वर ने अगर आपसे कोई चीज़ रोकी है ना, कोई छूटी है आपसे, तो कुछ बड़ा ही आपके लिए वेट कर रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखें। दैट्स अ क्लैरिटी ऑफ दोज़ पीपल जो कि ये सोचते हैं कि अगर ये शो मेरे को नहीं मिला, तो मेरा क्या होगा? हो सकता है ऊपर वाले ने उससे बढ़िया चीज़ सोची हुई हो, दैट्स अ क्लैरिटी। लेकिन जब बात आती है पैसों की, हुँ। है ना? तो इस इंडस्ट्री में कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कल पैसे दे देंगे, बाद में अभी पेमेंट नहीं आई है। मेरे साथ बहुत हुआ है, हाँ? अमित ये, मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरी पेमेंट्स बहुत फँसी हैं, मेरे कुछ शोज़ की पेमेंट्स आई ही नहीं हैं। मैंने 1 बार फ़ॉलो अप किया है, 2 बार फ़ॉलो अप किया है, बट सबकी ना अपनी एक प्रेस्टीज होती है।
हम अपने उस प्रेस्टीज से ऊपर ना वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सामने वाले बंदे का इंटेंशन ही नहीं है आपको पे करने का, आप कितना भी फ़ॉलो अप कर लो, वो आपको पे ही नहीं करेगा। लोग ऐसे भी होते हैं इवेंट इवेंट इंडस्ट्री में, तो इसलिए मेरा हमेशा यही रहेगा कि आप थोड़ा-सा एडवांस ज़रूर उठाएँ अपने क्लाइंट से, तब आप अपनी कंडीशंस के साथ काम करना सीखें। क्लाइंट भी आपके काम की वैल्यू करेगा अगर आप अपने कंडीशंस के साथ काम करना सीखेंगे। यू आर अ आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट होना कोई पाप नहीं है। लोग आर्टिस्ट को बहुत गलत नज़र से देखते हैं कि अरे ये तो आर्टिस्ट है, हमने तो उसको पैसे दिए हैं, ये हमारे लिए परफ़ॉर्म करेगा। दुनिया में कोई भी कोई काम करता है, सब हर इंसान हर चीज़ के लिए चार्ज करता है। आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाते हैं, मैं 9 टू 5 की जॉब कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं कंपनी से चार्ज कर रही हूँ ना। जब वो जॉब रिस्पेक्टेबल है, तो ये जॉब रिस्पेक्टेबल क्यों नहीं है? दैट्स हाउ हम काम करने जा रहे हैं, काम करेंगे, बिल्कुल तमीज़ से काम करेंगे एंड हम उसी काम करके उसी की ही पेमेंट ले रहे हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे ऑफ वर्किंग, और मैंने हमेशा, तुमने पता है, तुम तो मेरे ख़्याल से आई थिंक मुझे बहुत सालों से जानते हो, आई थिंक जितना लॉन्ग तुम मुझे जानते हो, शायद ही कोई जानता होगा, और शायद ही मैं किसी के टच में होंगी। क्योंकि मेरा मेरा बाहर जाने के बाद तो आपका किसी से कॉन्टैक्ट किसी नहीं से है। कांटेक्ट नहीं, नहीं नहीं, था। नहीं, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, इतने सालों में मैंने एक चीज़ सीख ली है, लाइक पीपल प्लीज़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अपनी पर्सनैलिटी पीपल प्लीज़ करने वाली ना बनाएँ। अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बनाएँ कि आप अपने कंडीशंस, अपने वैल्यूज़ को आगे ले जाएँ, ना कि लोगों को प्लीज़ करके आप कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें अच्छा। कुछ नहीं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, चाहे आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैनेजर को प्लीज़ हुँ, कर हुँ, लो, हुँ, हुँ, चाहे हुँ। आप इवेंट इंडस्ट्री में काम करके देख लो, या आप कहीं भी किसी इंडस्ट्री में काम करिए, आपके अंदर टैलेंट है, तो लोग आपको खुद आके पूछेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखें। पॉइंट है। यहाँ पे भी एक पॉइंट है मेरे पास आपसे पूछने का। इंडस्ट्री चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, राइट, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या रहता है कि इंडिया और उसमें कि अगर हम थोड़ा डिफरेंस करें, यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ की आपकी पेमेंट्स रुक जाती है, वहाँ पे नहीं रुकती क्या? वहाँ पर आपको क्या एडवांस पेमेंट पहले लेके बैठे होते हैं हाथ में? देखो बाहर काम करने का मैं एक बात बताती हूँ, अब पहले जैसा नहीं रहा है। मुझे आज भी ना एक ब्रांड याद है, आई थिंक बिग बाज़ार था वो, यस। बिग बाज़ार का कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करने गई थी मैं यहीं दिल्ली में, नोएडा में, मुझे आज भी याद है। मेरे बस उसकी शादी में जाई थी कुछ दिनों पहले, तो मेरे भी को याद आया कि मैंने बोला ये इवेंट मैंने होस्ट किया है, और उस इवेंट के लिए मुझे कभी पेमेंट नहीं आई। बिग बाज़ार, आप नाम बिग ले रहे हैं, बाज़ार, बिग बाज़ार। आप नाम ले रहे हैं। क्या बात है! सच है? एग्ज़ैक्ट हाँ, बिल्कुल। हो सकता है, देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग द ब्रांड अबाउट इट, क्योंकि ब्रांड हमेशा एक इवेंट कंपनी हायर करता है, उस इवेंट कंपनी से काम कराता है, और हम लोग उस इवेंट कंपनी के लिए काम करते हैं। बट आई डू नॉट रिमेंबर द इवेंट कंपनीज़ नेम, बट एक बात फैक्ट है कि मैंने वो बिग बाज़ार के लिए किया था होस्ट, एंड मुझे वहाँ से पेमेंट नहीं आई। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने होस्ट किया है और मुझे पेमेंट्स नहीं आई। तभी मैंने लाइफ़ में रूल बनाया कि मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ये कंडीशंस हैं, अगर आप इट सूट्स यू, वेल एंड गुड है। आप मेरे इस कंडीशन पे काम कर सकते हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हैं। दोनों पार्टी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ द वे, क्योंकि हर इंसान मेहनत कर रहा है एंड एवरीबॉडी इज़ वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी। डेफिनिटली। तो जो हार्ड वर्किंग शीना, अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपके? अगर इवेंट इंडस्ट्री से बात करें तो? क्योंकि बाहर और इंडिया में आपने फ़र्क जो है अभी थोड़ा-सा बताने से थोड़ा-सा माइंडसेट नहीं किया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि बाहर कितना है? बाहर पैसा कितना है? क्योंकि कई बच्चे आपको सुन वहाँ रहे हैं। पैसा है, ड ऐसा नहीं है हुँ, हुँ। कि बाहर पैसा नहीं है। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इंडिया से जब भी इंडियंस बाहर जाते हैं या कुछ है, माइंडसेट हमारा हमेशा इंडियन मेंटालिटी ही रहता है, पहली चीज़। तो जो वो यहाँ की मार्केट में करते हैं, दे आल्सो डू द सेम थिंग इन दैट मार्केट आल्सो। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि कहते हैं इवेंट कंपनी जो करा रही है इवेंट, उसको पेमेंट्स नहीं मिल रही, या उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। बट क्या होता है कि जिन लोगों को काम करना है या कुछ है, वो बेचारे वॉलंटियरली कर रहे हैं, और कंपनीज़ को इतना भी नहीं होता कि उनसे फ्री में काम करवा रही है, उनको पेमेंट नहीं दे रही है, ठीक है? उनके टैलेंट से खु लाखों पैसा छाप रही है, पर उनको बस उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ़ पब्लिसिटी, फेम मिल रहा है उस चीज़ से, दैट्स ऑल। उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट्स नहीं है। मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ, आई डू पेड इवेंट्स। मैं जितने भी इवेंट्स करती हूँ, दैट इज़ ऑल पेड इवेंट्स। मैं ऐसे काम करने नहीं चाहती।
सो दिस इज़ द थिंग कि ऐसा नहीं है कि पेड इवेंट्स नहीं है, सो प्लीज़ जागो, लोग आपको मिसयूज़ ना करें। जहाँ आप वॉलंटियर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप वॉलंटियर अपनी मर्ज़ी से करो। कोई आपको ये कहे कि हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, वॉलंटियरशिप के लिए खड़े हैं, तुम नहीं हुँ, करोगे तो कोई और कर हुँ। लेगा, तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आएँ। अगर एक काम आपका छूट जाएगा, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको दूसरा काम ज़रूर मिलेगा। मेहनत करने वालों के लिए अपना रास्ता अपने आप बन जाता है, ये चीज़ याद रखना। और जो मेहनत करते हैं ना, बस उन्हीं के लिए रास्ता, जो शॉर्टकट ढूँढते हैं ना, वो शॉर्टकट कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता है। एंकरिंग से अगर हम बात करके हट के बात करें थोड़ा-सा, जब प्रोफ़ेशनली आप एंकरिंग में जुड़ते हो, राइट, तब आपको शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं। जैसे? जैसे आपको एक इवेंट मिल गया, आपने अपने सोचा कि भाई इसमें मैंने 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 100 या फिर 50 हज़ार हुँ, एक दिन का कमा लिया। अन क्योंकि पेमेंट जितना भी आप ऊपर ले जाएँगे स्तर को, 50 हज़ार, अब 50 मैं हज़ार के, लेती थी। हाँ, आज से 10 साल पहले से लेकिन उस टाइम पे 50,000 की बहुत लेकिन वैल्यू होती थी। उसके बाद आज की वैल्यू की बात हाँ, करें तो काफ़ी एंकर्स हैं, 50 हज़ार बोल रहे हैं कि यार हाँ, 50 हज़ार से नीचे काम नहीं करूँगा, 60 हज़ार मिलते हैं मुझे तो एक शो हाँ। के। लेकिन उनको फिर मंथ में कितने शोज़ मिलते होंगे आपके देखो, हिसाब से? देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हुँ, ठीक है? एक टाइम था जब मुझे पता है एज़ अ फ्रेशर मेरे लिए सिर्फ़ इवेंट्स इम्पोर्टेंट थे कि हाय मेरे को इवेंट्स करने, इवेंट्स करने, इवेंट्स करने। शायद इसी चक्कर में मुझे बहुत लॉस भी हुआ, क्योंकि मैंने काम किया और मुझे पेमेंट्स नहीं आई। तो अब जब एक स्टेज के बाद आज मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आई आल्सो चूज़ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हर किसी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ अमित। हर कोई मेरे वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को मैच नहीं कर सकता है, राइट? आज हम साथ बैठे हैं, शायद हमारे बीच में भी काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बहुत चीज़ों को लेके। देन आई सेड कि चलो अमित, लेट्स सिट विद यू बिकॉज़ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। आई नो यू फ्रॉम मैं सिंस मैं इयर्स। वही पॉइंट कह रहा हूँ कि आज अगर हुँ, वही लोग जिन्होंने जब एक्सपीरियंस नहीं होता हाँ, आपको, तब आप किसी भी, चाहे हम एंकरिंग की बात करें या छोटा-मोटा किसी काम में कर भी लेते बात हैं। करें, जब आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता, हाँ, तो आपका जो कम पैसे में काम हाँ। करना स्टार्टिंग में, उसमें एक्सपीरियंस कोई गेन खराब नहीं करना। है, उसमें कोई खराबी नहीं है। मैंने क्या कहा? एक एक्सपीरियंस गेन करना। आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में भी अगर जॉब करने जाएँगे, हुँ, हुँ। तो कोई स्टार्टिंग में तो आपको 1 लाख रुपीज़ की सैलरी नहीं दे देगा लेकिन फ्री ना। में भी काम नहीं करेगा। हाँ, दैट्स पॉइंट। एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई फ्री में भी आपसे काम नहीं कराएगा, तो उसी तरह आप एंकरिंग में भी फ्री में काम ना करें। हुँ, आप अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी, आप जो भी चार्ज आपको लगता है कि हाँ, आई डिज़र्व दिस, तो आप उस अपनी डिज़र्विंग एबिलिटी के हिसाब से मतलब वो टेक इट स्टार्टिंग चार्ज। से आपने जो पैतरा, अब जो आप सजेस्ट कर रहे हो कि पैतरा वही रखो कि स्टार्टिंग से ही आपको पता होना चाहिए कि आपका ईज़िली। गोल कहाँ है? आपको आपका स्टार्ट आपको कहाँ हुँ। से करना है? और अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका टारगेट, तो धीरे-धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर चलें, आपको आपकी मंज़िल ज़रूर मिलेगी। ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन अगर हम कंपैरिज़न बाकी चीज़ों का करें खर्चे के हिसाब से इंडिया और बाहर पे, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया काफ़ी बेस्ट है ईज़िली? क्योंकि मैं यहाँ एक पर बात बताऊँ ₹1 की अमित? जो वैल्यू है और वहाँ के पैसों की वैल्यू, कितना आप वहाँ पे कमाते हो? मैं ये नहीं पूछ रहा कितना कमाते हैं अमित, आपके मैं फैमिली सच में, बताऊँ, कुछ लेकिन भी लेकिन सिचुएशन जो में। खर्चा है, मोटा-मोटा हाँ, खर्चा हाँ, है, हाँ। वो किस देश का सबसे आसान लगता है कि ईज़िली एन्जॉय करके रह सकते हैं? अमित, इन देखो, मैं सच बता रही हूँ आपको इस चीज़ को लेके। मेरे को ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए बाहर रहते हुए, और मैं इंडिया आई हूँ। मेरा जो ग्लो तुम इस समय मेरे चेहरे पे देख सकते हो ना, वो तुम्हें बाहर नहीं दिखेगा, नहीं पहली यार, चीज़। वो तो हमने लाइटें लगा नहीं, रखी इट्स थी। नॉट अबाउट द लाइट, आई टेल यू व्हाई। खुशी का ग्लो क्यों है मेरे अच्छा। चेहरे पे? खुशी का ग्लो इसलिए है कि इंडिया में ना, आप सीरियसली, इंडिया जैसी कंट्री कहीं नहीं है। आप यहाँ पे अपने आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? आप अब आपके डिसीजंस पे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। हम बाहर ज़रूर रहते हैं, पर वहाँ के लॉज़, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के जो, मतलब क्या कहते हैं, आप रूल्स समझ लो, जो भी चीज़ें हैं, इतना ईज़ी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे आपको बहुत डिसिप्लिन से चलना है। डिसिप्लिन से मैं ये नहीं कहती इंडिया में मत चलो, पर इंडिया आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देता है। आपको बोलने की आज़ादी तो देता है। आज हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, हम चाहे इंडिया के बारे में बात करें, या मैं जिस फॉरेन कंट्री जर्मनी में रहती हूँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर वो आज़ादी मुझे कहाँ मिली है? मुझे इस देश में आके बैठ के बात करने को मिली है ना, वो वहाँ नहीं मिल सकती। अच्छा।
वहाँ और वहाँ पाना इतना आसान नहीं है। हर चीज़ को करना वहाँ इतना आसान नहीं है। हर चीज़ एक मिशन है वहाँ पे। मैं 1 घंटा भी अगर अमित वहाँ पे बैठ जाऊँ ना, तो मुझे लगता है हे भगवान मैंने ये क्या क्या कर दिया? मैं तसल्ली से 1 घंटा बैठ कैसे गई? मुझे ये भी तो काम करने थे, ये मेरे ये काम पाइपलाइन में है, ये मिस हो गया तो मेरा टाइमलाइन चला जाएगा। मैं क्या मेरा टर्न अराउंड टाइम है उस में मुझे ये पूरा करना है। व्हाट डू यू मीन, इंडिया में टाइमलाइन है ही नहीं? टाइमलाइन है, सारी चीज़ें हैं बट यहाँ पे द थिंग्स आर मोर ऑर्गनाइज्ड आई बिलीव। वहाँ पे मतलब इतना इतने लोग मतलब आप ये समझो लोग कम हैं तो काम ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे काम डिवाइड हो सकता है, वहाँ काम डिवाइड ही नहीं हो सकता। वहाँ एक बंदा 4-4 जनों का काम अकेले कर रहा है, ऑफ़िसेज़ में बैठ के भी। वर्कलोड ज्यादा। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे आप ये बताओ आई एम एमबीए क्वालिफाइड। मेरा फर्स्ट टारगेट ये नहीं था कि मैं एंकरिंग की इंडस्ट्री में वापस आऊँ या कुछ मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद कि मैं वापस अपने आप का कमबैक करूँ या कुछ करूँ। पर मैंने 1 डेढ़ साल, 2 साल बहुत स्ट्रगल किया, मुझे वहाँ जॉब ही नहीं मिली। आई वाज़ ट्राइंग सो हार्ड। मैं वहाँ पे स्किल्स डेवलप कर रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाए। मेरी एवरीबॉडी वांट्स कि आपने इतनी पढ़ाई की है, आपके पास इतने ये 8-9 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आपको आपकी जॉब वहाँ पे हो, दैट्स द ठीक पॉइंट, है? दैट्स द ठीक है, पॉइंट। आप चाहते हो ये चीज़ कि हम्म। आपको अब एक 9 टू 5 की एक जॉब मिले, सारी चीज़ें हों, पर नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बैक मुझे टू पवेलियन, और वही माइंड चलाया कि वापस अपने उसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ। एग्ज़ैक्टली और आज की डेट में मैं कहती हूँ मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, पर मैं दूसरी सिटी से जर्मनी की म्यूनिख रहती थी पहले। म्यूनिख से मैं बर्लिन मूव हो गई और बर्लिन मूव होने के बाद मैंने इतना नाम कमाया है, मतलब लोग मुझे इतना जानते हैं, एवरीबॉडी नोज़ मी जस्ट बिकॉज़ आई एम अ प्रोफेशनल एंकर और लोग मेरी आवाज़ सुनने के लिए या किसी चीज़ के लिए मेरी प्रेज़ेंस के लिए ही लोग मुझे सुनने आते हैं। और सिर्फ़ नॉट आप मतलब इंडिया में तो मैंने कभी स्पिरिचुअल शोज़ नहीं किए, बाहर मैं अब हमारे इंडिया की मतलब संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूँ। क्या बात है। मैं वहाँ पे स्पिरिचुअल शोज़ कर रही हूँ, भजन क्लबिंग होस्टिंग कर रही हूँ, मतलब सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रही हूँ, इंटरनेशनल शोज़ नेक्स्ट लेवल पे कर रही हूँ, वेदर दे आर इन इंग्लिश और मे बी हिंदी और मे बी इंडियन शोज़ और और फेस्ट बेस्ट ट्रांसलेटर भी होते हैं, क्योंकि श्लोक्स और बहुत सारी चीजें एग्ज़ैक्टली, आती हैं, एग्ज़ैक्टली। है ना? तुम्हें ये शुरू से ही पता होगा पूजा पाठ में तो मैं थी हम्म। ही, यू नो दैट राइट? तो पूजा पाठ में मैं थी। जो आज गॉड मैं गिफ्ट है उसको वो इंडिया वाला वो वहां पे परोसा जा रहा है। वो कर रही हूँ। मतलब मैं अब मेरे को बहुत प्राउड फ़ील होता है कहीं न कहीं ये जान के कि कम से कम अपने देश की संस्कृति को आगे तो ले जा रहे हैं। क्या बात है। हम ये तो कर तो रहे हैं। ये संस्कृति जब विदेश में तहलका मचा रही है, तो हुँ, अब इंडिया में जो आपको लग रहा है कि बहुत सारी शादियों में भी बहुत चीजें आपने नई नई देखी होंगी, राइट। क्या चेंजेस देखा पहले की इंडस्ट्री और अब की इंडस्ट्री में, मैरिज इवेंट्स में खास तौर पे? फिर डिस्कस कर रहे थे कि फॉरेनर्स को इतना शौक है ना इंडियन वेडिंग्स का मैं बता नहीं सकती। मतलब दे लव इट वो इंडिया आना चाहते हैं सिर्फ़ इंडियन वेडिंग्स देखने के लिए। जैसे आजकल तो नया ही कल्चर आया है मार्केट में कि ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे फॉरेनर्स जाके रजिस्टर करते हैं हम्म। कि हमें इंडियन वेडिंग अटेंड करनी है। फॉरेनर्स उस चीज़ के पैसे देते हैं कि हमें इंडियन वेडिंग अटेंड करनी है। हम्म। उसकी वेडिंग में आते हैं, उसका फेक भाई या फ्रेंड या वो बनते हैं, सारे रिचुअल्स में शामिल होते हैं, एन्जॉय करते हैं और मतलब आप ये देखो लोगों ने इसको बिज़नेस ही बना लिया है कि अच्छा। इट इज़ अ न्यू बिज़नेस। जैसे मैं अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी में ऐसी सिचुएशन में मेरा भाई कह रहा था, "यार शीना दीदी एक काम करते हैं, फ़ॉरेन से बुलाते हैं, ठीक है? उनको बुलाते हैं अब हमारी शादी में भी ये है पूरा कि खर्चा फॉरेन निकल जाएगा यहाँ पे। पूरा पूरा फॉ मतलब पूरा खर्चा तो नहीं कह सकते अमित इस बारे में कि पूरा खर्चा क्योंकि देखो अतिथि देवो भव भी है हमारे कंट्री में। ये थोड़ी है कि कोई अटेंड करना चाहता है तो आप उस चीज़ को मतलब बट एज़ ये अ तो एक रियल बिजनेस है, दे वांट रियल एंजॉय बिज़नेस एंड है बट वी इतना जस्ट भी नहीं कि पूरा इनवाइट खर्चा दोस ही निकाल दो। पीपल्स। इंडियन वेडिंग कोई मज़ाक बात है क्या? करोड़ों में लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं इंडियन वेडिंग्स में। तो ठीक हमने है तो ना, देखा है। अतिथि देवो भव, इधर आपकी शादी भी हो गई, इधर आपका खर्चा भी निकल गया शादी का।
सही बात है, बट ऐसा नहीं होता। बट हाँ, ये होता है कि वो पेमेंट्स लेते हैं उनसे कि आप आइए, हम आपको इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, सारी चीज़ें वो अपनी फ्लाइट्स वगैरह करके आते हैं, यहाँ पे वेडिंग्स अटेंड करते हैं, वेडिंग के सारे रिचुअल्स अटेंड करते हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे डालते हैं एंड दे आर मच हैप्पी। हैप्पी। क्योंकि इंडियन वेडिंग्स अपने आप में ही पूरा तामझाम है, जो कि एक नई चीज़ है और लोग करोड़ों पैसा खर्च कर देते हैं इंडियन वेडिंग्स में। जो करोड़ों पैसे लोग घर लेने में लगाते हैं या अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में करते हैं, वो एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर शीना, आज शीना, यहाँ जब मैं पूछूंगा कि आपकी शादी हुई हुँ, हुँ। तो क्या करोड़ों रुपया या लाखों रुपया खर्च हुआ या हमारे नहीं टाइम हुआ? पे वो ट्रेंड ही नहीं था। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं अमित। 2014 में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पे थोड़ी-सी वही सिम्प्लिसिटी, वही मतलब क्या कहते हैं जो नज़ाकत होती है शादियों में उस टाइम पे वो थी। अब क्या है, शादी भी एक ट्रेंड है, एक बिज़नेस है। जैसे आजकल रिसेंटली लोग गोरिल्ला बुला रहे हैं शादियों में अपनी। मेरे को बहुत मैंने इतनी सारी मतलब कोई अभी रिसेंटली मैंने कोई वेडिंग अटेंड की थी। गोरिल्ला की बारात में जब तक गोरिल्ला नहीं जाएगा तब तक डांस नहीं होगा। ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है। व्हील्स ऑन बारात चल रही है। मतलब क इतन रोज़ नया-नया ट्रेंड आ रहा है कि आज ये करेंगे, आज ऐसी एंट्री चाहिए, आज आपको स्पेसशिप एंट्री चाहिए, कुछ चाहिए। इंडियन वेडिंग्स अपने आप में ही एक पूरा तामझाम है, जिसमें रिचुअल्स के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी एक मतलब बिज़नेस करने का तरीका कह लो या वो उस डे को मतलब मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए कह लो। जितना भी एक चाहे बनिया, पंजाबी या जो भी कास्ट होती है या व्हाटएवर, अगर उसके पास पैसा है तो वो अपने बच्चों की शादी में ही दिखाई देगा आपको। पैसा कौन ज्यादा खर्च करता है, पंजाबी या फिर बनिया? देखो यार, मैं ऐसे कास्टिज़्म को लेके ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट जनरली एक बात बताती हूँ सिर्फ़ बनिया कम्युनिटी के बारे में, कि बनिया सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत से पैसा जोड़ते हैं और फिर जब वो पैसा आपको देखने को मिलेगा, वो उनकी शादियों में ही मिलेगा आपको। वो अपनी बेटी को या अपने जो भी उनके पास है, तन, मन, धन लगाकर अपनी बेटी की शादी करते हैं कि वो एक अच्छे घर में जाके आप सेटल हो मानते हो जाए। कि बनिए कंजूस होते हैं? कंजूस नहीं कह सकती, मैं कहती हूँ दे आर वेरी स्मार्ट। मैं कंजूस नहीं कहूँगी इस चीज़ को, मैं कहूँगी स्मार्ट। जिस इंसान को ये नहीं पता कि अपने पैसे को किस तरीके से स्मार्टली खर्च करना है, तो फिर वो इंसान ही किस बात का? गुजराती या बनिया, दोनों कौन सेम स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट कौन? दोनों सेम मेंटालिटी पे चलते हैं, बट मैं फॉरेन में गुजरातियों के साथ बहुत रही हूँ एंड नो डाउट मुझे उनका उनकी स्मार्टनेस का भी कोई लेवल नहीं है, उनकी स्मार्टनेस भी एक नेक्स्ट लेवल पे है। मेरे तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, उनकी मतलब वो दे आर सो डाउन टू अर्थ एंड उनके पास मेरे ख्याल से पीछे करोड़ों की जायदाद होगी, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होगी उनकी फैमिली में, गुजरात साइड में, बट उसके बावजूद भी दे आर सो डाउन टू अर्थ कि जहाँ बिठाओ अगर आप ज़मीन पे भी फॉरेन में जाने के बाद ना जब आप सब चीज़ें खुद से कर लेते हो ना, तब आप इतने ग्राउंडेड हो जाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ना आपके लिए ना मतलब आर्टिफिशियल सी लगती है, यार ठीक है, बहुत देख लिया, बहुत पैसा देख लिया, ये चीज़ें देख ली, क्योंकि हम लोग सब कुछ इतना कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं। जैसे अब मैं 5 साल के अंदर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुकी हूँ। तो जगह-जगह के लोगों से मिल चुकी हूँ, दुनिया से मिल चुकी हूँ, अमीरी-गरीबी सब देख चुकी हूँ, हाथ से काम कर चुकी हूँ, लग्ज़री में रह चुकी हूँ, विदाउट लग्ज़री भी रह चुकी हूँ। तो अब मुझे ना ये सारी चीज़ें ना बहुत मेरे को वो नहीं मतलब फ़ैसिनेट नहीं करती है अमित, समझ रहे हो? और जो भी फ़ॉरेन में रहता होगा, कोई भी एनआरआई, उनको भी नहीं करती होगी, जो सच है। क्योंकि हम जो लोगों ने सच है। हाथ से काम किया है, तो इट्स लाइक दैट। सो नाउ शीना, जैसा कि अब आप जानते हो कि इंडिया में बहुत सारी चीजें डे बाय डे चेंज हो चुकी है, साथ हुँ। साथ हमारे एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में पढ़ाई का स्ट्रेस काफी ज्यादा भी है। और आप क्या सोचते हो, ज्यादा है कम है? क्योंकि आपकी पढ़ाई के टाइम में तो बहुत इजी था। देखो, दोनों चीज़ें हैं, प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। हम्म। मैं मतलब पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। जैसे कि बाहर क्या होता है कि बाहर अगर बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी ना ओवरऑल जो लर्निंग होती है, वो प्लेफुल तरीके से होती है, खेल-खेल में पढ़ाया जाता है। हमारे उनकी यहाँ पे उनकी भी पीटीआई स्किल पीटीआई पीटीआई जो है कुछ करते ही नहीं थे, आराम से बैठे रहते थे। हम जाके फुटबॉल खेलते थे, 4 गोल की जगह 5 गोल हो जाते थे, 6 हो जाते थे, क्योंकि गोलकीपर तो हम पहले ही उसको हटा देते थे। बट ये नहीं समझ रहे ना आप कि पढ़ाई का प्रेशर तो फिर भी था। अगर आज आपके पेरेंट्स से बा उस टाइम भी पेरेंट्स से बात की जाए या आज हमसे भी बात की जाए, जो इंडिया में अगर हम रहे, तो सबसे पहली चीज़ क्या आप करेंगे कि बच्चे का स्पोर्ट डेवलप करवाने की कोशिश करेंगे या पढ़ाई?
इंडियन पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई डेवलप करवाने की बात करेगा। जैसे कि मैं बता रही थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों ही हैं, ठीक है? बट इंडिया में जैसे कि पेरेंट्स से अगर बात करोगे कि आप स्पोर्ट डेवलप करोगे या स्किल डेवलप करोगे या पढ़ाई, तो वो सबसे पहले प्रेफ़रेंस पढ़ाई को और उसके मार्क्स को ही देगा, ठीक है? कि मार्क्स कितने आए हैं? तुम्हारे 90 प्लस है कि नहीं है? 98 प्लस है कि नहीं है? क्योंकि सबको पता है बिना मार्क्स के ना आपके कहीं एडमिशन्स है, ना कुछ है। स्किल्स वो नहीं देख रहे हैं, वो सबसे पहले नंबर ही देख रहे हैं। तो अगर आप इंडियन पेरेंट की बात करेंगे, तो इंडिया में सबसे पहले पढ़ाई है, जो सबसे पहली चीज़ है। बाहर अगर आप बात करेंगे, तो वो कहते हैं पढ़ाई तो है, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो, पर साथ में वो उस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं। अगर वो बी फॉर बटरफ्लाई पढ़ाएँगे बुक के अंदर, तो वो बी फॉर बटरफ्लाई बाहर दिखाने ले जाएँगे, ये रही बटरफ्लाई। सो मेजरली बात ये है कि वो आपको स्किल्स, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और यहाँ पे नंबर का प्रेशर तो शुरू से है ही। देखो, जितना पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी नहीं है अभी हमारे इंडिया में, जॉब्स के लिए, करियर के लिए इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। आ रही है, हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसे डे बाय डे मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, पर उतना ही कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन को का मेजरमेंट कैसे है? मार्क्स से। तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज आ रही है कि नहीं आ रही, वो उस पे फ़ोकस नहीं है उनका। उनका फ़ोकस है मार्क्स पे, हमारी जॉब कौन-सी होगी, हमारा करियर कितना होगा, क्योंकि अगर हमारा करियर वैसा होगा, उसी हिसाब से हमें पैसा मिलेगा और उसी हिसाब से दे कैन रन देयर फैमिली। तो ये पूरा एक साइकिल है बेसिकली। बट बाहर इस तरीके का साइकिल नहीं है। बाहर क्या होता है कि वो सिर्फ़ कोशिश करते हैं कि बच्चा स्ट्रेस ना ले और बच्चा खेल-खेल में सीखे और स्किल्स डेवलप करे, ना कि मतलब पढ़े। उनका ये नहीं है कि वो पढ़ता ही रहना चाहिए, नहीं। वो स्किल्स डेवलप करवाना चाहते हैं, बच्चों की प्लेफुल लर्निंग करवाना चाहते हैं। ये जो आप सर्कल की बात कर रहे हैं, हुँ, ये सर्कल तो हमारे देश में बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, बहुत स्ट्रांगली करते हैं राइट। और इतना स्ट्रांगली करते हैं कि हमें इज़िली हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में कैसा हुँ, चल रहा है। हुँ। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? आप सही पॉइंट समझ रहे हैं और मैं सही पॉइंट समझा रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ जो आप कहना चाहते हो अमित, और ये मतलब मैं इस चीज़ के लिए दुःख बयाँ करूँगी अपना, सच बात तो ये है। क्योंकि क्या है कि हर चीज़ जैसे मैंने आपको बताया एक साइकिल के थ्रू चलती है। अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके वो डॉक्टर बना है, तो वो एक स्किल्ड पर्सन बना है, राइट? और अगर मतलब मैं अभी जैसे हमारे देश में पेपर लीक हो गए, कितनी चीज़ें हमारे हो गई, बच्चों ने इतनी रातों-रातों मेहनत की, उनकी इतना क्या प्रोटेस्ट हुआ अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ। वो प्रोटेस्ट हम फिर से एक बार याद दिला रहे हैं, जो एजुकेशंस के लिए हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इसका इलाज सिर्फ़ इतना ही है कि एक इंसान भूख हड़ताल? नहीं, मुझे नहीं लगता, बल्कि ये हमारे सिस्टम का देखो, हम मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने देश की मतलब देश को आगे बढ़ा रही हूँ बाहर जाके भी और उसकी क्वालिटीज़ को, बट ये हमारे सिस्टम का कहीं न कहीं एक फेलियर है कि एक बंदे को 20-25 दिन से भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। वो मतलब उसने एजुकेशन की सिस्टम को है, बदलना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को वो बदलना चाहता है और जबकि जो उसके इंचार्ज है, वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो तो वो शीना चीज़ आपको लगता है कि अगर किसी एक इंसान को मिनिस्टर को चेंज करने से सिस्टम बदल जाएगा? सिस्टम में लोग बदल जाएँगे? सिस्टम तो वही है। सिस्टम तो वही टीचर्स रहेंगे, वही स्टाफ रहेगा, वही पेपर वहीं जाएँगे, वही लोग चेक करेंगे। चेक करने की प्रक्रिया भी वही रहेगी। सिस्टमैटिक वो पेपर वहाँ उसके पीछे चाहे फ़ोर्स लगा दो या बाकी चीज़ें मैं लगा दो। आपको एक चीज़ कह रही थी ना कि जैसे अमित साइकिल होती है सब चीज़ की। जानते हो अगर आज की डेट मतलब में आप सोचते हो कि अगर सिस्टम में सरकार अगर मिनिस्टर बदल देगी तो पूरा सिस्टम नीचे से पूरा तंत्र ही बदलना चलो पड़ेगा। पहले सरकार की ही बात करते हैं चलो अमित। ठीक है। मैं जैसे आपको ये कह रही थी कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ना देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया 1 दिन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हाँ, ये ठीक है? देखिए न्याय वाली पिक्चर वाला सीन फॉर करने वाले हम। एग्ज़ाम्पल मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो जानते हो सबसे पहला चीज़ मैं क्या लाऊँगी अगर मुझे सरकार के लिए लानी है? हुँ, हुँ। मैं सबसे पहला चीज़ ये लाऊँगी कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हर मिनिस्टर के लिए जहाँ पे वो पढ़े और फिर उसको पढ़ के वो मिनिस्ट्री का वो एग्ज़ाम क्लियर करे, तब जाके वो मिनिस्ट्री में पहुँचे। क्योंकि
जब हमारी पढ़ी-लिखी सरकार होगी ना, ऐसा जिसको कहीं आपने बाहर कंट्रीज़ में देखा? मैंने कहीं देखा नहीं है, पर ये मेरा अपना थॉट है। मैंने कहीं देखा नहीं है, ये मेरा अपना थॉट है। हो सकता है बाहर कहीं हुआ भी हो, मेरे को इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती, मैं उस पे अपना आउटपुट नहीं देती, इनपुट नहीं देती, आई एम सॉरी। बट ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अगर आपको मिनिस्ट्री में ही जाना है या उसमें जाना है, तो आप उसके लिए पर्टिकुलरली उसी इंस्टीट्यूशन में आप क्लियर करें। उसके बाद आप मिनिस्ट्री में जाएँ, और फिर उसके बाद कानून, क्योंकि जब ऊपर से कानून सही से लागू होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सही बंदा ऊपर बैठा है, ठीक है? और वो नीचे पूरे सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ट्रेनिंग्स दे रहा है, टीचर्स को ट्रेन कर रहा है, आपके जितने भी सिस्टम है उसको चेंज कर रहा है, तो फिर जो एग्ज़ीक्यूशन होगा ना, उसका रिज़ल्ट आपको पॉज़िटिव ही दिखेगा। मैं बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक पे, वो ऐसा आपने आपने मुझसे कहा कि सिस्टम, आपको क्या लगता है वो मिनिस्टर चेंज हो जाएगा तो सिस्टम, मैंने कहा, मैंने आपको यही बात बोली वो कि ग्राउंड वो लेवल अगर नीचे वाले इंसान को चेंज कौन करेगा? वो नीचे वाला देखो, हर चीज़ की एक हायरार्की होती है अमित। हम किसी कंपनी में भी काम करते हैं ना, तो टॉप से टॉप लेवल मैनेजमेंट से मतलब क्या कहते हैं, पूरे रूल्स आते हैं, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट में जाते हैं, फिर वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जाते हैं। सेम वे अगर मिनिस्टर्स ऊपर है, तो वहाँ से हायरार्की को फॉलो करते हुए जब आप नीचे आओगे, तो वो नीचे भी ग्राउंड लेवल पे सुधरेगी चीज़। तब हमें आर्मी नहीं लगानी पड़ेगी हाँ कि जी। अपना पेपर इधर से उधर ले जाने के लिए, है ना? और जो हमारे सिस्टम में आज मुझे ये चीज़ें इस चल बात का रही हैं, इतना दुःख है क्या कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को इंडिया में ही शिक्षा करवाएँगे? देखो, इंडिया की शिक्षा में कोई कमी नहीं है, पहली बात तो। ऐसा नहीं है कि इंडिया की शिक्षा में कोई कमी है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बल्कि इस मामले में मैं सिर्फ़ एक चीज़ ही कहना चाहूँगी कि इंडिया में अगर पढ़ाई का प्रेशर भी है, तो कम से कम बच्चों को बचपन से इसी उसमें कहते हैं ना, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, तो नीचे से ही अपने बेस देना वो शुरू करता है। अगर आप शुरुआत से ही अपने बच्चों को वो बेस देना शुरू करते हो, तो वो उस प्रेशर लेवल को हैंडल करने का उनके पास आगे चल के वो चीज़ें होती है। तो जैसे एजुकेशन सिस्टम में कह रही हूँ, ऐसा प्रेशर झेलने के लिए मतलब क्या कहते हैं, बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करें, अच्छी बात है। उनको कॉम्पिटिटिव वे में उनको रेडी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट क्या है कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो ब्रिटिश का चल रहा है, और जो ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो बेसिकली फ़ोकस करता है कि आप पढ़ो और आपको अच्छे से अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ जॉब्स के पर्पज़ से सोचा जा रहा है, इनोवेशन कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो कि आपका अपना चैट जीपीटी क्यों नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ऐसी कंपनीज़, अपने इनोवेशन कंपनीज़ क्यों नहीं है? मतलब हमारे इंडिया से बड़े-बड़े साइंटिस्ट निकल रहे हैं, बड़े-बड़े लोग निकल रहे हैं, चाँद पे लोग जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अपना रॉकेट, अपना इनोवेशन, अपनी चीज़ें कोई नहीं बना रहा है। तो अगर हमें पावर से सुपर पावर में आना है, तो उसके लिए व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व इज़ कि आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। आपको कुछ अलग सोच के हट के लाइफ में करना पड़ेगा। जब आप हट के चलोगे ना दुनिया से, तो ही आप आप कहना आगे चाह रहे हो कि एक बटन दबाएगा अमेरिका और हमारे सारे यंत्र-वंत्र, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल देखो, मीडिया, इंटरनेट सब बंद हो बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल पावर तो देखो अमेरिका के पास है, जो सच है वो है। है। ये तो है, पूरे वर्ल्ड को मतलब पता है हम ये बात वापस है। अपना 1950 में वापस चले जाएँगे? बिल्कुल चले जाओगे। हमारे पास ना कोई गैजेट होगा, ना बिल्कुल कुछ चले, होगा। हम अगर हमें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है, इस पॉपुलेशन के साथ, इन चीज़ों के साथ, तो तब हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जॉब के माइंडसेट से हटा के अपने आप को इनोवेशन के माइंडसेट में डालना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम रिस्क लेने से डरते हैं। जबकि इंडिया में इतने जीनियस लोग बैठे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती अमित, सच में यहाँ पे जो ब्रेन्स है ना, मतलब फॉरेनर्स को आराम से बीट कर सकते हैं। ऐसे ह्यूमन ब्रेन्स है हमारे इंडिया में। हमें ट्रेनिंग ही बचपन से ऐसी आपके दी मैंने गई है। इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसपे आप बिंदास किसी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। आपके काफ़ी सारी रील्स ऐसी भी हैं जिसमें आपने हाँ, रियल अ, टॉक विद फ शीना फॉ मेरा चैनल। यस, यस, उसमें आपने कई जगह पे ऐसा मतलब गुस्सा जो दिखता है आपके चेहरे पे, वो क्यों होता है? मतलब किसी चीज़ से आप इतनी जल्दी नाराज़ क्यों हो जाते हैं
क्योंकि मैं आप जब विदेश में काम कर रहे हैं, आपको उन सिस्टम्स के साथ चलना है। हाँ। लेकिन आप कई बार अपनी रील्स में बहुत ज़्यादा नहीं, एग्रेसिव नहीं, नहीं, दिखते हैं। मैं अपने रील्स में अग्रेसिव नहीं दिखती, मैं अपने रील्स में सीरियस दिखती हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मैं सीरियस टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ अमित उसमें। और वो जो सिस्टम के हमारे फेलियर्स हैं ना, मैं बस उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर पावर से सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहले अपनी गलतियों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जिन-जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ, जैसे विमेन सेफ्टी के ऊपर मैं बात करती हूँ, मैं थेरेपीज़ के ऊपर बात करती हूँ कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी थेरेपीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं उस चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ कि मतलब क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, मतलब कोई किसी को मार रहा है, किसी की शादियाँ नहीं चल रही, लोग एडजस्ट नहीं कर रहे, लोग मतलब तैयार ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए एडजस्ट करने के लिए। तो उन टॉपिक्स पे बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ रिलेशनशिप्स हम किस लिए जाने जाते हैं? इंडिया में हम जाने किस लिए जाते हैं? अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़ के लिए, जो कि बाहर के देशों में आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता है हमारे बाहर है ही संस्कारों नहीं? के लिए। बाहर है, की है, ट्विस्टेड मैं चीज़ों में ऐसा नहीं है? है, पर उनके लाइफ़स्टाइल में जैसे आप ये चीज़ देखो, जितना सम्मान हम अपने बड़े-बुज़ुर्गों को यहाँ देते हैं, वहाँ उतना बड़े-बुज़ुर्गों को उस तरीके की सम्मान नहीं मिल पाता, जो कि मैंने देखा है। वो लोग अकेले ही रह रहे हैं, ठीक है? क्या हम अगर जॉइंट रहते बड़े हैं क्या वहाँ इंडिया के अंदर, मैं तो तो ये ये जानता हूँ हमारा फेलियर नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जॉइंट फैमिलीज़ आर नॉट अ फेलियर इन इंडिया। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वैल्यूज़ है, ये हमारे प्रिंसिपल्स है कि हम 3 जनरेशंस भी साथ रह के 3 जनरेशंस की सोच साथ में रख के एक परिवार चलाते हैं। हमारे बच्चों के अंदर हमा उनके दादाजी के भी संस्कार है, हमारे भी संस्कार है, और ये इस देश में जो वो पल पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उस चीज़ की भी संस्कृति वो सीख रहे हैं। अपनी मातृभाषा सीख रहे हैं, अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए सीख रहे हैं। आज आर्मी के मतलब जाके आर्मी लड़ रही है, किसके लिए लड़ रही है? अगर आर्मी भी यही सोच ले कि नहीं हमें तो आर्मी में नहीं जाना, तो हमारी देश की रक्षा कौन करेगा? कौन हमें बचाएगा? तो हर इंसान का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और बाहर लोग सब अपने-अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको थोड़ा-सा ये डेवलप किया जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाएँ, अपने बारे में सोचें। वो इतना पेरेंट्स जबकि एक बात बताओ, एक माँ-बाप अपने बच्चों को बड़े करते हैं, चाहे एक फॉरेनर कर रहा हो, चाहे इंडियन कर रहा हो। परवरिश तो सबकी सेम ही होती है। वो उतने ही प्यार से, उतनी केयर से, अपनी ऑफ़िस छोड़ के, अपना टाइम स्पेंड करके एक सींचते हैं एक पेड़ की तरह। हम पानी देते हैं उसमें, जैसे एक पेड़ हमें प तो आज अगर वो पेड़ फल दे रहा है, तो उस फल में क्या माँ-बाप का भी हक नहीं है? बिल्कुल है और जैसा आपने बताया कि परिवार सब एक जैसे यहाँ पे जो रह रहे हैं बेसिकली पैसा, पैसा। तो पैसा तो बचपन में बहुत पॉकेट मनी आपको कितना मिलता होगा? देखो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे टाइम पे ना ₹10 की भी बहुत वैल्यू 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 थी, थी। ठीक है? बहुत थी। अब मैं सीधा टॉक पे आता हूँ। अब आप अपने बच्चों के साथ बाहर रहते हैं। राइट। वहाँ बच्चों को पैसे मिलते ही मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। कितने मिलते हैं? वो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से मिलते हैं, गवर्नमेंट देखो इट डिपेंड्स अपॉन द मतलब पॉपुलेशन। बच्चा होना और गवर्नमेंट से पैसा मिलना हाँ। और बच्चों के लिए अब तो बाहर की सरकार पैसे भी देती है। हुँ। तो ये पैसे कैसे आप तक पहुँचते हैं और क्या प्रक्रिया रहती है? देखो मैं बाहर रहने की एक चीज़ है ये है कि मैं ये नहीं कहती सारे नेगेटिव्स भी है, पॉजिटिव्स भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि बाहर की सरकार ना आपके लिए अपनी पब्लिक के लिए करना चाहती है, राइट? तो उन्होंने ऐसे-ऐसे फैसिलिटीज़, ऐसे-ऐसे स्कीम निकाले हुए जिसमें से आपने जिस बारे में बात की है वो भी वन ऑफ द स्कीम ही है एक तरीके से, कि अकाउंट में, अब पेरेंट के अकाउंट में जब तक बच्चा 16 साल का ना हो जाए तब तक पेरेंट के अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, मैं अमाउंट डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, हुँ, हुँ। जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना छोड़े। मतलब सरकार सिर्फ़ आपका आपका ध्यान नहीं रखती, आपके बच्चों का भी ध्यान रखती है वहाँ पे, ऐसा है। क्योंकि देखो जैसी पॉपुलेशन होती है अमित, वैसे ही देखो डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास पैसा है, तो वो पैसा अपने लोगों पे खर्च करके बच्चों के लिए उनको देते हैं। आगे
फॉरवर्ड ले जाना चाहती है, उनकी तरक्की कराना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है? अब यहाँ पे जिस हिसाब की हमारी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से जो गवर्नमेंट यहाँ की हमारे लिए बेस्ट कर सकती है, वो कर रही है। तो आपको लगता है कि पेंशन योजना और बाकी योजनाएँ जो जैसे बूढ़ों के लिए सुकन्या चल रही, सुकन्या चल रहा था बुढ़ापे लड़कियों के में लिए। बुढ़ापे का साथ देने के लिए लोगों को दी जा रही है कि हाँ, भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हाँ, होता है, बिल्कुल। एक अलग-अलग स्कीम्स जो चल रही हैं हाँ, इंडिया हाँ। के अंदर, क्या वो बहुत हैं अभी इंडिया के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से, आपके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से है, हाँ। बिल्कुल सही है और थोड़ा और भी बढ़नी चाहिए आगे, मैं ये नहीं कहती। अगर इंडिया में अगर पेरेंट्स को पैसा दे दिया जाए कि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको पैसे दिए जा रहे हैं, हुँ, तीसरा बच्चा है चलो और पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इंडियंस भी बच्चों का वैसे ही केयर करेंगे जैसे बाहर करते हैं? केयर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इस चीज़ का मिसयूज़ करने के लिए लोग बहुत हैं। व्हाट डू यू मीन, वहाँ मिसयूज़ नहीं करते लोग? वहाँ मिसयूज़ एज़ इन देखो पॉपुले वो बहुत सिस्टमैटिक वे से चलते हैं और वहाँ पे क्या है कि ना वो कंट्री को फॉरवर्ड लेके जाते हैं, तो रूल्स नहीं ब्रेक करते। यहाँ वो पे क्या पैसा है, कंटिन्यू बच्चे को मिलता है, ताउम्र मिलता रहता है? ताउम्र तो नहीं है, एक एज लिमिट तो होती ही है, बट ये है कि मतलब 16 साल के बाद वो वो आपके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है? वो उसके बच्चे के खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएँगे। वो अपने आप अपना डिसीज़न ले सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है या वो अपना इंडिविजुअल हाउस लेना चाहता है 16 साल की उम्र में भी। तो ये चीज़ें हैं, पर मैं इंडिया में इस चीज़ को बहुत पॉज़िटिव वे में कहती हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर और शायद इन्हीं वैल्यूज़ की वज़ह से मतलब हमारे घर में जो बच्चे हैं वो रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू करते हैं। ये तो एक बेस होती है, मैंने कहा ना शुरुआत की जो बेस होती है, जो आज अपने माँ-बाप की वैल्यू कर रहा है, कल वो अपनी शादी की भी वैल्यू करेगा, अपने बच्चों की भी वैल्यू करेगा। तभी तो मतलब क्या कहते हैं हमारे इंडिया में मतलब इट इज़ इट इज़ एक्चुअली इट इज़ टॉप जिसमें डिवोर्स रेट सबसे कम है। बाकी कंट्रीज़ में तो डिवोर्स लेना, डिवोर्स देना इतना आसान है क्योंकि रिलेशनशिप्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ शुरू से जो चीज़ सिखाई गई है कि भैया 7 फेरे लिए तो 7 जन्म है, तो वो 7 जन्म तक कोशिश सच में करते हैं कि हाँ, 7 जन्म तक कोशिश करेंगे निभाने की। बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें नहीं बन रही या बहुत ज़्यादा कुछ खराब चीज़ें हैं या उस सिचुएशन में डिवोर्स लेने का सोचते हैं, वरना चाहे आप उसे सोसाइटल प्रेशर कहते हो या फिर हमारे वैल्यूज़ कह लो या बचपन से हमें जो रेज़ किया गया है वो चीज़ें कह लो, पर वो चीज़ हमारे हमारे अंदर है रिलेशनशिप निभाने की। चाहे वो भाई-बहन का हुआ, चाहे माँ-बाप का हुआ, चाहे सास-ससुर हुआ, चाहे बहू साथ में रह रही है या जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ मतलब एक डिसएडवांटेज नहीं है, इट इज़ अ बिगेस्ट एडवांटेज। मैं कहती हूँ अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, इट इज़ अ बिगेस्ट एडवांटेज, आपको कहीं किसी कंट्रीज़ में ऐसे नहीं देखने को मिलेगा जो हमारे इंडिया में आपको देखने को। हम वैल्यूज़ में, प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं, हमारा देश उस पे खड़ा है। और ऐसा नहीं है, हर स्टेट में यही चीज़ें हैं। चाहे लैंग्वेजेज़ अलग है, चाहे कास्ट अलग है, चाहे चीज़ें अलग हैं, बट फिर भी हर स्टेट में यही वैल्यूज़ हैं, जो कि हमारे देश में हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपसे करने का मन है मेरा। सच बताइएगा कि जो हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, क्या बाहर की कंट्रीज़ और इंडिया में जब हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, मतलब आप जैसे अपने मामा को या हुँ, पापा को बोलें कि अब मैं बाहर चली गई हूँ, हाँ, आप वहाँ आ जाइए। कितना मुश्किल होता है किसी के लिए वीज़ा अप्लाई करके अपने पेरेंट्स को वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि गवर्नमेंट्स कभी भी एक ऐज वाले इंसान को जो है अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करती हैं। करेक्ट। देखो अमित, मैं एक बात बताती हूँ कि ऐसे ही आप बाहर यूरोप में तो नहीं बुला सकते, ऑनेस्टली। अगर आपको बाहर अपने पेरेंट्स को बुलाना है, तो देयर इज़ टाइम पीरियड कि आप उस ड्यूरेशन तक बुला सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स तक। आप 3 मंथ्स तक बुला सकते हो, आप उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आपके बैंक अकाउंट्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, जिस बेसिस पे आप उन्हें बाहर बुला सकते हो कि आप उनकी देखभाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप जिस घर में रह रहे हो वो उतना स्क्वायर मीटर होना चाहिए कि उतने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर अकोमोडेट नहीं कर सकते तो उनकी होटल बुकिंग्स आपकी एडवांस में होनी चाहिए। सब परमिशन, सारी चीज़ें देखने के बाद आप उनको उन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप उन्हें बाहर बुला सकते हो। ऐसे नहीं बुला सकते, आप उन्हें लाइफ टाइम नहीं बुला सकते क्योंकि लाइफ टाइम इसलिए भी नहीं बुला सकते क्योंकि वहाँ की जो मेडिकल इंश्योरेंसेज़ हैं, सर्विसेज़ हैं, जो चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे मतलब 100%
कवर्ड है, क्योंकि हम जो भी टैक्सेस पे करते हैं उससे हमें गवर्नमेंट वहाँ पे 100% मेडिकल इंश्योर्ड कवर करती है। आज आज मेरा कोई ऑपरेशन हो गया, कुछ हो गया, या मेरा 10 लाख का 20 लाख का बिल आया है, बट वो 20 लाख का बिल मुझे देना नहीं है। इंडिया में हम इंश्योर, कोई टेस्टिंग्स है, कुछ है, वो उसके बिल्स मुझे नहीं पे करने हैं। इट इज़ 100% कवर्ड इन द पब्लिक इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ। उसमें पब्लिक इंश्योरेंस और उसमें भी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी कोई फ़र्क नहीं है। एक प्राइवेट जो पर्सन हू इज़ रिच, जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो भी उसी हॉस्पिटल में जाएगा, और एक बंदा जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो भी उसी हॉस्पिटल में जाएगा। तो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये आपको, मतलब एक चीज़ मैं आपको फ़ील ये होती है, ऐसा नहीं है गरीबी नहीं है, गरीबी है बहुत जगह पे भी, बाहर भी, बट यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल ओनली। गरीबी शीना, विदेश में तो सुना है कि बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। और सच बताओ कि वहां पे बेगर्स होते हैं या नहीं होते? होते हैं यार, बेगर्स कहाँ नहीं होते, सब जगह होते हैं। तो मतलब एवरीवेयर, सब जगह। अमेरिका, जर्मनी, सब जगह बेगर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी, व्हाट डू यू मीन? यानी कि अपने मंदिर के बाहर, मेट्रो स्टेशन पर, सब जगह इजीली मिल जाते हैं? देखो मंदिर के बाहर तो तुम्हें मैं ये नहीं कहूँगी, वहाँ पे अभी जैसे सबसे बहुत यूरोप का बहुत बड़ा मंदिर बना है बर्लिन के अंदर, श्री गणेश हिंदू टेम्पल। ऐसा नहीं है कि उस मंदिर के बाहर तुमको मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, पर ऐसा नहीं है कि आप तुम्हें बैठा ही मिलेगा। बट हाँ, जैसे आपकी गवर्नमेंट आपको जैसे फैसिलिटीज़ देती है वहाँ पे, जैसे वहाँ की गवर्नमेंट देती है, जैसे हम एक पर्टिकुलर टिकट खरीदते हैं, जिससे हमारा पूरे मंथ का जो ऑल ओवर जर्मनी हम कहीं पे भी किसी भी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। एक टिकट होती है वो, हम्म। और कहीं कहीं बस में बैठ जाओ, आप यू-बान में बैठ तो जाओ, उसका मतलब एस-बान में बैठ जाओ। उस चीज को आप ट्रैवल फ्री कंट्री कहते हैं कि मतलब फ्री हाँ, में आप मतलब आप ट्रैवल एक कर रहे हैं? टिकट, ये देखो आप मुझे ये बताओ, इंडिया के अंदर हम यहाँ घूमते हैं, ऑटो के अलग पैसे देते हैं, ठीक है। डीटीसी बस पे जाएँगे उसके अलग पैसे देंगे, ठीक है। मेट्रो के अलग पैसे देंगे, कैब के अलग पैसे देंगे, हर चीज़ के। वहाँ कैब को छोड़ के, ठीक हम्म। है? वहाँ पे U-Bahn, S-Bahn होती है, ठीक है? यूरोप में जर्मनी में स्पेशली U-Bahn, S-Bahn होती है, आपकी बसेज़ होती हैं, वो सब एक ही टिकट में, रीजनल ट्रेन्स होती हैं, वो सब एक टिकट यू में मीन कवर हो सम जाती हैं। अ कार्ड और व्हाटएवर यू हाँ, यूज? 1 कार्ड सो जैसे, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो कार्ड है। हाँ, आप मान के चलो अप्रॉक्सिमेटली वो 6-7 हज़ार का कार्ड होता है, इंडियन रुपी में मान के चलूँ मैं, तो 6-7 हज़ार का तो कार्ड हम होता है मंथली, कोई भी और फिर आप कहीं भी ट्रैवल करो। मतलब बेगर्स भी आपका वो कार्ड लेना ही पड़ेगा अगर उसे ट्रेवल करना है तो? बेगर्स देखो पता है क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ सब चीज़ का स्कैन सिस्टम होता है कि आपने हम्म। कार्ड को स्कैन किया, फिर चाहे वो आपकी, बेगर ही क्यों ना हो, हाँ, गरीब ही क्यों एंट्री, ना हो, भीख हाँ, मांगने एंट्री क वाला इंसान क्यों जैसे ना हो। दिल्ली मेट्रो में आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर बेगर्स मिलेंगे, हम्म। पर आपको मेट्रो के अंदर नहीं मिलेगा कोई भी। क्यों? रीज़न, क्योंकि हम लोग स्कैन करते हैं कार्ड को, फिर एंट्री होती है हमारी। शीना, जैसे हमारा इंडिया में कहते हैं कि महिला प्रधान देश बनाना है, हुँ, आपके हिसाब से बन गया है या बनाना है? वही बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बना नहीं है, बना नहीं है। बिल्कुल बना नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि वो बना है। उसका मेजर रीज़न बनने का ये, पहले तो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। अब इतनी मुश्किल से, पहले सबसे पहले तो लोगों ने ये समझा कि लड़कों लड़कियों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जब लड़कियाँ पढ़ रही हैं तभी आज इंडिया की लड़कियाँ चाँद तक भी पहुँच रही हैं, पढ़ हम्म। रही हैं तो। लेकिन पर लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें रोज नई खबर मिलती है कि एक लड़के डर रहे हैं बेचारे शादी के लिए, है ना? हाँ। इतना पढ़ा दिया कि ड्रम्स में लड़के मिल रहे हैं, कोई जाके उसे पहाड़ से धक्का दे रहा है? ये कैसी कैसी वुमेन पावर, कैसी पावर? आज लड़का डर रहा है शादी के लिए। म अमित, सालों से जब लड़का लड़कियों को दहेज के नाम पे जला रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, कभी बीवियों को मार रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तब तो तुमने ये बात नहीं कही मेरे से। मैं वो हर रोज़ तुम्हें ये कि मतलब एक 10 में से कोई एक किस्सा तुम्हें एक आदमी का मिल जाएगा, तो वो इतना मीडिया में हाइलाइट कर दिया जाएगा कि हाय आदमी के साथ ऐसा हो गया, ड्रम में उसको कर दिया, फलाना कर दिया, और जो इतने सालों से कभी दहेज के नाम पे, कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, वो अकेले निकल नहीं पा रही है, वो तो तुमने कभी नहीं देखा। बाहर के देशों में तो ऐसा नहीं होता। प्यार प्यार, प्यार हाँ, हाँ, प्यार के लिए पहाड़ पे ले जाके हाँ। कौन सी शिक्षा में लिखा है कि प्यार करो,
पटाओ, उसके बाद फिर पटाया में ले जाके धक्का दे दो। तुम मुझे एक बात तो बताओ, एक केस को तुम, एक त्विषा वाले केस को उठा के तुम रिलेट कर रहे हो इस चीज़ से। तुमने बाकी केसेस तो नहीं उठाए, जो निर्भया कांड हुआ, इतने सारे रेप केसेस रोज़ हो रहे हैं। अभी 5 साल की बच्ची का जो रेप हुआ था, जिसमें 32 लोगों का सीन हुआ था, 32 लोग नॉन स्टॉप उस 5 मतलब उस लड़की का रेप मैं कर रहे थे। मानता हूँ, फिर मैं मान रहा हूँ वो बात, लेकिन एक शिक्षित महिला अगर ये कदम उठाती है कि वो एक प्यार के जाल में भुनी हुई, खुद फंसी हुई औरत एक आदमी से शादी करके देखो उसको वो गलत है, उसको वो पहाड़ गलत से है। धक्का दे रही मैं है, ये चीज़ उसके लिए आप कहते हैं कि शिक्षा लड़कियों के नहीं, लिए नहीं, नहीं, आवश्यक है। देखो, देखो वो चीज़ गलत है। मैं बात दहेज के मैं भी खिलाफ हूँ, हाँ, दहेज के मैं भी खिलाफ उस हूँ, नो डाउट। लड़की देखो उस जो गलत लड़की बात है ने वो गलत बात है, सिर्फ लेकिन दहेज की एक बात नहीं हो रही है यहाँ पे। विमेन सेफ्टी कहाँ है? इतने रेप केसेस है, चाइल्ड रेप हो रहे हैं, विमेन सेफ्टी नहीं है, लड़कियों को गाँव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता गाँव में। लोग सिर्फ सोचते हैं सिर्फ वो रोटी बनाने के लिए है। जेंडर इक्वलिटी कहाँ है हमारे देश में अमित? मुझे ये तो बताओ, जेंडर इक्वलिटी कहाँ है? आज अगर तुम ये कह रहे हो कि लड़कियां पढ़ के धक्का दे रही है, तो एक बात बताओ, आज भी इंडियन सोसाइटी की बात मैं बताऊं, ये इतना अनफेयर है, मैं मुंह पे बोलती हूँ, ये बात इतनी अनफेयर है कि भैया जो लड़की कमा रही है वो घर में रोटी भी बना रही है। ये चीज मतलब आदमी काम तो क्या करके नहीं एक बनानी एक चाहिए? मिनट, व्हाट डू मैं यू मीन ये नहीं नहीं बनानी चाहिए? एक पढ़ी लिखी गृहिणी को रोटी नहीं बनानी चाहिए आपके मैं हिसाब ये से? नहीं कह रही कि रोटी नहीं बनानी चाहिए, मैं ये हाँ, कह रही हूँ, जब आप फाइनेंशियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वाइफ हुँ। कंट्रीब्यूट करे, तो उतना ही एक आपको पार्टनरशिप दिखानी चाहिए कि घर गृहस्थी में आप भी उतना कंट्रीब्यूट करो। यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, न यहाँ पे आप ये अभी बात नहीं हो रही कि आपकी पढ़ी लिखी औरत को रोटी नहीं बनानी चाहिए। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, मैं अपने घर में कंट्रीब्यूट भी करती हूँ, घर में खाना भी बनाती हूँ, बट मैं अपने पार्टनर से भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एक इक्वल इक्वल चीजें करे, कि मतलब भाई आप चाहते हैं अगर वो ऑफिस जा रहे हाँ हैं, जी। वो कमा के आ रहे हैं, जैसे वो थक के आ रहे हैं और वो काम नहीं कर सकते, वैसे ही आप उतनी उम्मीद करें कि अगर एक बंदा घर से अपने बच्चों को पाल के कमाने जा रहा है, आ रहा है, तो आपके माँ बाप भी देख रहा है, घर गृहस्थी भी देख रहा है, सारी चीजें भी देख रहा है, और उसके बाद आके वो रोटी भी बना रहा है, तो औरतों की मतलब 9 घंटे की शिफ्ट, आदमियों की तो 9 घंटे की शिफ्ट है। 2 घंटे अगर वो गाड़ी-वाड़ी चला के उसमें थक के आ गए, चलो ठीक है। 10 से 11 घंटे हो गए, और औरतों की वो 9 घंटे की शिफ्ट भी कर रही है, बॉस की गालियाँ भी खा रही है, 10 से 11 मतलब 2 घंटे वो भी ड्राइव करके आ रही है, और आके 1 सवा घंटा बैठ के खाना भी बना रही है। तो बात ये नहीं है, जहाँ पार्टनर जब जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पहाड़ से उसको फेंक दो, वो उसने बहुत गलत किया है। जो गलत है, जो फीमेल्स गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। जो ड्रम में फेंक दिया, ये फीमेल्स ने पहाड़ से फेंक दी, ये गलत है, मैं ये नहीं कहती हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में घर तभी चलेगा, प्रेम प्यार तभी आगे बढ़ेगा कि आज की जनरेशन ये चाहती है, चाहे जेन ज़ीज़ हो गई, मेरी बेटी जेन अल्फा है, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो आप फिनेंसेस भी साथ में बाँटो, सुख-दुःख भी बाँटो, प्यार भी बाँटो, और जो घर है ना, घर गृहस्थी, वो भी आप मिलके चलाओ। देखो, या तो आप ये मान लो कि चलो यार, आदमी कमाएगा और औरतों को कमाने की ज़रूरत नहीं है, औरत घर सँभाले। वो भी नहीं हो पा रहा आजकल के आदमियों से, वो भी नहीं हो पा रहा। महँगाई के दौर में उनको पढ़ी-लिखी बीवी भी चाहिए। तो आप ये चीज़ समझो कि जब एक इंसान पढ़ गया, जो एजुकेशन लेने के बाद तुम्हारे लिए जो रूल है, आदमी के लिए जो रूल है, वो एजुकेशन लेने के बाद औरत के लिए भी तो वही रूल है। रूल्स तो आपने बना दिए, रूल्स भी आपने डिसाइड कर दिए। आपने ये भी बता दिया कि इज़िली क्वालिटी दोनों में इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जेंडर फिर इक्वालिटी की बात कर रही हूँ जेंडर मैं। इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। हाँ, महिला आयोग के बारे में आप जानती हैं? बहुत कम, बताइए? इंडिया में महिला आयोग है। हाँ, बाहर भी आपने गए, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि महिला आयोग हाँ, हाँ। है ना? तो क्या आपने कभी वहाँ पे पुरुष आयोग देखा? नहीं, क्या नहीं। इंडिया में आपने सोचा कि पुरुष आयोग बनना चाहिए मर्दों के लिए? तो मुझे होना चाहिए।
मैं कहती हूँ होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए। जब इक्वालिटी की बात हो रही है तो वो दोनों के लिए होना चाहिए। मेरा सिर्फ़ कहने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा ही है कि आदमी और औरत को बराबर समझा जाए। आप उन चीज़ों से नहीं गुज़रते ना, देखो जो चीज़, देखिए, 1 मिनट मेरी बात हमें समझने मैं की, क्लियर आप कर रहा हूँ, सुनिए मैं तो क्लियर सही। कर रहा हूँ आपको। आप पहले मेरा पॉइंट तो सुनिए। आपने खुद बोला महिला आयोग इंडिया में है, हाँ या ना? है, अमित मेरी काम हो रहा है उसमें? हो रहा है। क्या पुरुषों के लिए शुरू से ही आपने कहा, पुरुषों पे आपने इल्ज़ाम लगाए कि उनको दहेज नहीं देना होता, लड़की को देना वो होता है लड़कियों को और लड़कियों पे वो एक मिनट, लड़कियों को कोई नहीं, कैन आई हाँ, हाँ, कंप्लीट? श्योर, श्योर, श्योर। लड़कियों को कंप्लीट करना है ना? हाँ, लड़कियों को कंपेयर कर रहे हैं आप, लड़कियों को हाँ, कह रहे हैं, हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं। लड़कियों को तो आज से पहले भी सपोर्ट पूरा-पूरा इंडिया में करा जाता मैं सही है ना? बात को सपोर्ट कर रही हूँ। जी, मैं जी, लड़का और लड़की को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जी, आप ये नहीं समझ रहे अमित मैं क्या कहने की जी, कोशिश कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं सही बात को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर मतलब बराबरी की बात कर रही हूँ। जी। हमारे देश में औरत और आदमी की कोई बराबरी नहीं है आज भी। आप इस चीज़ को समझे, कानून सबके लिए बराबर आपको ठीक लगते है? हैं? आप मुझे एक बात मैं बताइए। पूछ रहा हूँ, कानून आपको दोनों के लिए बराबर नहीं, लगते हैं? आपने 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए आप। क्या आपको शादी के बाद पगड़ी पहन के घूमना पड़ता है क्या? घूमे हैं आप कभी पगड़ी पहन के? क्या आपको किसी ने, इंडिया 1 में? मिनट, आपको किसी ने कहा है कि आप पगड़ी पहन के घूमेंगे? आपकी शादी हो गई है, कहीं मंगलसूत्र पहनिए, कहीं अंगूठी पहनिए, कहीं कहीं सिग्निफिकेंस तो मुझे आप मेरे आपको मैं इतने सालों से जानती हूँ, आप तो शादीशुदा है, मेरे को तो आपका कहीं भी किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं एक दिख रहा। सिर्फ़ सिग्निफिकेंट एक ये ये, है बस। बस ये, दैट्स ऑल, इंडिया में मर्दों ठीक के है? लिए मेरे ख्याल से मंगलसूत्र आप तो ये अलाउड नहीं 1 करना मिनट चाहती आप हैं आप। मेरी बात सुनिए, होना मेजरली चाहिए मंगलसूत्र वैसे बात लड़कों के लिए। मंगलसूत्र की नहीं है, बात सिर्फ़ इतनी सी क्या है। सिस्टम में अभी आपने कहा कि हमारे देश में कल्चर है, उस कल्चर में क्या मांग भरना नहीं होता? क्या उसमें औरत को तो सिंदूर पहनना आदमियों नहीं के लिए होता? क्यों नहीं होता कुछ भी? मैं वही क्वेश्चन ये है ना मेरा। आप कह रहे हैं आदमी के लिए आदमी को एक रिंग पहना के जब एक लड़की रिंग पहना देती है तो बस फाइनल हो दैट्स जाती है। ऑल, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद उसका कोई सिग्निफिकेंस है? आपके घर में सिग्नेचर ऑफ साइन अगर आप कहें तो मेरी रघुकुल रीत तो आप क्यों औरत नहीं के लिए चेंज मंगलसूत्र बना है। आप क्यों नहीं चेंज हुए? बात सिर्फ इतनी सी है, शादी अगर आपकी हो गई है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर आपके घर में आके चेंज करे, आपके साथ एडजस्ट करे, वही चीज़ आप क्यों नहीं चेंज हुए? क्योंकि वो कानून आपके लिए क्यों नहीं गृहिणी आया? को लक्ष्मी का वरदान माना गया है। जब लड़की आती है, वरदान देती है एक और मर्द के उसी साथ उसी कि उसका उसी घर स्वर्ग उसी बनाने के लिए हाँ, आती है। वाह, 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 वाह! स्वर्ग बनाने के लिए वाह, आती वाह! है। स्वर्ग बनाने आती है तो वो स्वर्ग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की लड़की की देखिए है, उस अगर लक्ष्मी को तुम देखिए जला अगर रहे हो, उस लक्ष्मी को तुम मार रहे हो, तब कानून, तब आपको ये चीज़ें याद नहीं आई? रोज़ बेटियाँ मार दी जाती है पेटों में औरतों के, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें बेटा चाहिए, तब वो कानून वो भी याद नहीं किसी का आया? बेटा है, वो भी फिर? किसी का एक माँ का ही बेटा है ना। अगर उसको आप इतनी हरासमेंट की नज़र से देखेंगे, तो वो गृहिणी किस लेवल पे घर बसाएगी? वो बसाएगी या उजाड़ेगी? अरे तो गृहिणी के, सिर्फ गृहिणी की गृहिणी से ही उम्मीद रिस्पॉन्सिबिलिटी, होती है। मेरी बात सुनिए, उम्मीद क्यों होती है? यही तो कहना चाहती हूँ। जब घर बसता है ना, तो 2 जने जब शादी करते हैं तो दोनों के बेसिस पे घर बसता है। एक सिर्फ गृहिणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती घर बसाने की। शीना, मैं वैसे तो कुछ लोग तो लड़कियां तो खाना भी नहीं बनाती हैं घर में, मतलब यही एक बात कह देंगी कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ। तो क्या रोज बाहर से खाना आता रहेगा? नहीं, बात बाहर से खाने की नहीं है, मिलके बनाओ ना। मिलके आप दोनों ऑफिस जा रहे हो, आपके मेरे को हस्बैंड सिर्फ सुबह बना इतने के देते हैं आपको? मुझे मेरी बात सुबह सुनो। बना के देते हैं? मेरे हस्बैंड से मैं हम लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सब एक चीज को एग्रीमेंट है, लेके। नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। शादी कभी एग्रीमेंट पे नहीं चलती, शादी ओके, हमेशा पार्टनरशिप में चलती है, पहली चीज, दैट्स अ ठीक है? समझौता ट्रेन। न समझौता ट्रेड नहीं, आपको सामने वाले के बंदे की प्रायोरिटी समझनी पड़ती है। मेरे को उनकी प्रायोरिटी समझ में आती है, उनको मेरी प्रायोरिटी समझ में आती है। मतलब उन्होंने आपको बोल दिया शाम को आज जो है कढ़ाई चिकन बनेगा, तो पहले तो मतलब हमारे घर में बनेगा। कढ़ाई चिकन बनेगा ही नहीं, अच्छा, क्योंकि वो हम तो तो बनिए वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन हो। ठीक है? अच्छा, पनीर की सब्जी बनेगी आज, पनीर की तो आप सब्जी बनाओगे? हाँ, बिल्कुल बनाऊँगी, खुशी से बनाऊँगी, वो मैं प्यार के लिए बनाऊँगी, क्या बात है। कि मैं प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, ही मस्ट बी टायर्ड, थक गए होंगे, मैं उनके लिए बना देती हूँ। उसी तरह जिस तरह मुझे अपने काम पे जाना होता है, तो वो पीछे से अरे मैं मायरा को, मतलब मेरी डॉटर को देख लेता हूँ, मैं ध्यान रख लेती हूँ, या मैं शीना के साथ चले जाता हूँ कभी उनके थोड़ा-सा। हाथ की कोई बेस्ट डिश खाई है? हाँ, मैंने खाई है। क्या फेवरेट बनाते हैं आपके लिए? मेरे लिए वो सबसे अच्छी चीज़ जो बनाते हैं, एक आलू टमाटर की सब्ज़ी है, वो बहुत अच्छी बनाते हैं वो। अच्छा। ठीक है? विद मतलब चपाती भी बहुत अच्छी बनाते हैं। इनफैक्ट शादी बहुत से पहले उनको रोटी बनानी आती थी? नहीं, आपने सिखाई? मैंने नहीं सिखाई, हालातों ने हमें सिखाई। हम जिस सर्कमस्टेंसेस में हैं, जब हम जॉइंट में रहते थे, तब शायद उनको इतना नहीं करना पड़ता था, विदेश पर में रोटी कितने की आती है?
विदेश में रोटी कितने की आती है? क्वेश्चन गलत है आपका। विदेश में रोटी कमानी कितनी मुश्किल है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपका। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कितने रुपए की पड़ जाती है इंडियन पैसे के हिसाब से? मतलब मैं कैसे आपको मेजरमेंट में कैसे बता सकती हूँ, पर ये है कि आप मान के चलिए कि 10 किलो आटा भी अगर आपका हुँ। आता होगा, तो वो आपका आता है 2 से 2,500 के बीच में, 2 से ढाई हज़ार पर रुपए केवी में। के बीच में। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि एक भारतीय होने के साथ-साथ आप जितने भी रुपए में कम से कम में आज यहाँ पे ₹300 में 10 किलो आटा उठा के ले जा रहे हैं, वहाँ ढाई हज़ार रुपए में आटा सिर्फ़ मात्र 10 किलो। हाँ, 10 आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2,500 में दो कितना सारा आटा आ 2 जाएगा, से कितने 2,500 के लोगों बीच को पेट भर रोटी मिल जाएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात और इंडियन आदमी कहीं भी चला जाए, पूरा दिन पिज़्ज़ा खा ले, कुछ भी खा ले या कितना भी इंग्लिश फूड खा ले वो, टोस्ट खा ले या वॉफ़ल खा ले या व्हाटएवर ब बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा ले, रात में उसको एक टाइम तो उसको इंडियन खाना ही चाहिए। क्या बात है! वो सच है। ये सच्चाई हमेशा याद रखिएगा क्योंकि जब भी आप बाहर के बारे में सोचते हैं, तो आपको आपका अपना फूड चाहिए बिल्कुल। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, क काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसलिए भी है, देखो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के चार्जेस लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अपना चार्ज तो उस चीज़ का लेंगे ही लेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर व्हाट डू यू अवेलेबल थिंक नहीं है। अबाउट अगर आपको फैसिलिटीज़ ना मिले, तो क्या आपको किसी भी कंट्री में जाके या फिर इंडिया में रह के भी और बाहर भी, कहीं पे भी, किसी भी देश में, क्या रूल्स होना चाहिए कि अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो आपको टैक्स देने का कोई राइट नहीं है? देखो, सीधी-सी बात है, टैक्स इंसान पे करता है फैसिलिटी के लिए। हुँ। ये जात बहुत जेन्युइन बात है कि आप टैक्स पे करते हैं फैसिलिटी के लिए। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं और आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो फिर टैक्स किस बात का? सही बात। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, जैसे लेकिन जैसे हमारे पुल्स हैं, हुँ, है ना? फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स जो हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नहीं करते करते? हैं। हाँ, ओके। कई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते और फिर भी टैक्स देते हैं। ऐसा ये नहीं होता ना। इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल तो जो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, हाँ, देती है। और कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बिजली 8-8, 10-10 घंटे नहीं अब आती। आपको एक क्या बात विदेश में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती? मैंने अभी रिसेंटली पिछले 4 साल में एक एक्सपीरियंस किया है जब मेरे घर में लाइट नहीं थी 2-3 घंटे के लिए और मैं सरप्राइज़्ड हो गई थी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज़ हो गया, क्या हो गया? लाइट क्यों नहीं आ रही है? ये क्या चीज़ है? तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी गई है एक्चुअल में। तो वैसे जनरली डेवलप्ड कंट्री की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह इनमें आपको कभी कोई इश्यू नहीं आता। जैसे आपको वहाँ पे कोई वाटर टैंक्स नहीं भरने हैं। जैसे अच्छा। हम लोग इंडिया में क्या होता है कि हम नॉर्मल घरों में अपनी पानी का सप्लाई आता है, हम अपनी टंकियाँ भर के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सारी चीज़ें डेवलप मिलती है, सेफ्टी मिलती है, पार्क्स मिलते हैं, गार्डन्स मिलते हैं, उनका इंफ्रा, खाना-पीना, अच्छी हवा, जिससे मतलब मुझे बस ये है कि जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जितनी पॉपुलेशन है पॉल्यूशन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। बट वहाँ अगर मैं रह जाती हूँ तो अगर मेरी ज़िंदगी के 4 साल है तो मैं 6 साल जीऊँगी। ये बात लिविंग फैक्ट है। स्टैंडर्ड डिफरेंट है। डिफरेंट है बे और और उससे बहुत ऐज पे फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्योर भी है चीज़ें। तो मेरी बस यहाँ की मतलब जो भी हमारी सरकार है उससे यही गुजारिश है कि क्वालिटी पे प्लीज काम करें। क्वालिटी पे आप काम करेंगे, क्वालिटी ऑफ फूड्स पे, सारी चीज़ों पे आप काम करेंगे, हमारी देश की जनता की सुरक्षा करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जिएगा तभी आगे बढ़ेगा। जब जिएगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? अब आप मुझे यहाँ पे नकली पनीर मिल रहा है, काफी चीजें यहाँ पे हैं कि डर भी लगता है खाना खाने से। इंडिया मतलब इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि वो डायबिटिक, मतलब आप ये देखो, पता नहीं 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, इतना सुना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, थायरॉइड है, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? बच्चे, मतलब लड़कियाँ छोटे से बच्चे जो होते हैं, लड़कियाँ इतनी मैच्योर क्यों हो रही है? 35-35 साल में प्री मेनोपॉज़ क्यों हो रहा है? 8-8 9 साल की लड़कियों को पीरियड्स क्यों हो रहे हैं इतनी जल्दी, जबकि उनकी एज नहीं है? क्योंकि फूड में इतनी मिलावट है, प्योरिटी नहीं है खाने में। हमारे हमारे जो बुजुर्ग थे 90-90 साल जी के गए हैं। अब कौन जी रहा है 90-90 साल तक? 40-50 भी कोई क्रॉस कर ले बहुत बड़ी बात है।
हेल्थ इश्यू सबको है, कोई ऐसा घर में कोई आदमी नहीं है जिसको कोई हेल्थ इश्यू ना हो। कोई छोटा से छोटा किसी को भी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। छोटे-छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, दूध नहीं पिला सकते। ये सारी चीज़ों पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारा देश सबसे अच्छा देश है, अगर अगर लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में सोचा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप हमें अपने देश में फैसिलिटी कहीं नहीं मिल सकती। वहाँ आप बाहर रह के पैसा खर्च करके भी नौकर है, अपने देश में आप कम पैसे में भी राजा हैं। क्या बात है! दिस इज़ द बेस्ट लाइन कि अपने देश में अगर राजा बनना है, तो आपको थोड़ा-सा सुधार लाना होगा, बिल्कुल। अपने आस-पास निगाहें खोल के रखनी होगी। कहीं पे भी अगर आपको कोई गलत बात लगती है, तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आँखों पे पट्टी बाँध लेना ही चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। आज हम बाहर जाके आए हैं या बाहर से कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमको हमें इनोवेट क्या करना है। यही हम लैक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उस आर्ग्यूमेंट में तो चले जाते हैं कि हमारा देश महान महान होगा कैसे? महान हम जैसे लोग बनाएंगे उसको। उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम जैसे लोग आगे बढ़ाएंगे उसको। तो हम यहाँ पे एंटी नेशनल नहीं है। हम तो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, तभी हम अपनी कंट्री के बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और बेटर फ्यूचर क्या है? आज की जनता, आज की पब्लिक, आज के जो हमारे बच्चे हैं। तो देश आज बहुत बड़ा टॉपिक है। लोग देश छोड़-छोड़ के दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ में सेटल हो रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इतने बाहर की सिटिज़नशिप्स ले रहे हैं और कह रहे हैं हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। हमारा भारत महान बोलने से महान नहीं बनेगा, करने से महान बनेगा। दैट्स सुविचार जो इस वक्त शीना खानेवाल ने अपने व्यक्त किया आपको। और खास बात इसमें ये रही कि इतने दिनों इंडिया से बाहर रहने के बाद भी उनका जो सॉलिड स्ट्रक्चर समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने बाहर से अपने अंदर डेवलप करी, बहुत सारी नई चीजों को जाना पहचाना, और उसके बाद जब कंपेयर करके उन्होंने बताया कि इंडिया में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त डाइवेक्स की टीम के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज बुलंद करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आफ्टर ऑल शीना की सारी बातों को सुनने के बाद आपका दिल क्या कहता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और शीना के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। रियल टॉक विद शीना ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं सिर्फ सच्ची बात करती हूँ और सच्ची ही चीज़ों को आगे बढ़ाती हूँ। क्या बात है! तो शीना खानेवाल को आप इज़िली कैच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, चेहरा आपने देख लिया है, बाकी आपको इंस्ट्रक्शन सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके बाद आप इज़िली वहाँ पर उनसे अपने चंद सवाल भी रख सकते हैं। चलते हैं किसी और विषय पे बात करने से पहले मैं आपसे जाते-जाते सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जी, अमित। शीना, आपने कभी सोचा था कि आप इस शो में आएँगी और मेरे से बात करेंगी? अमित, आपसे तो मैं बहुत सालों से ही बात कर रही हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। और इस शो में आने की वजह बस यही थी कि मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो सोच है, जिससे हमारा भारत आगे विकास करेगा, वो जी। सब तक पहुँचे। और आपके माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। दिस शो वाज अमेजिंग दैट आई sat with you today and we had good conversation about India and Germany and all over the lifestyles which we have, we have won in the life. तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मतलब हम आज बैठे हैं काउच पे साथ में और हमने इस बारे में बात की है। थैंक यू वेरी मच। एंड डाइवेक्स की इंटायर टीम के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिंदास, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।